सर आपके भी लेक्चर्स लगे हैं क्या पुणे ब्रांच में? क्या क्या? सर आपके भी ऑफलाइन डाउट लेक्चर्स है क्या पुणे ब्रांच में? अभी प्लानिंग चल रही है यार, आज मैसेज आएगा उनका। आई थिंक सारे सेंटर्स पे ऑफलाइन डाउट सेशंस लगाए हैं इस वीक में, है ना? हाँ सर, अंधेरी में तो हाँ लगे सर। हैं। हाँ हाँ, तो पुणे में भी लग रहे हैं। हाँ सर, बोरीवली में भी लगाया है। हाँ हाँ, नहीं पुणे में भी बना रहे हैं, डाउट सेशन का टाइम टेबल बना रहे हैं जस्ट अभी। मैंने अभी फैकल्टी ग्रुप पे चेक किया था। चलो एनीवेज, लास्ट क्लास का कोई पूछ रहा है कि भाई, एक मिनट, प्रॉपर्टीज मैटर में कहाँ गया ये रहा, 7th पे। हाँ, सो लास्ट क्लास का somebody is asking कि ये जो वेरिएशन डेंसिटी की, ये वापस से बता सकते हैं क्या? ठीक है, मैं वापस से बता देता हूँ, सिंपल है, ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है। तुम ये देखो कि यार मेरे पास मान लो कोई ऑब्जेक्ट है, लेट्स से स्टील का एक टुकड़ा है मेरे पास। स्टील का एक टुकड़ा है मेरे पास, इसकी मास m है, वॉल्यूम लेट्स से v0 है। फिलहाल टेम्परेचर जो है वो T0 है लेट्स से। मगर लेट्स से इसको गर्म करने लग जाऊं तो क्या होगा? इसकी मास बदल जाएगी कि इसकी वॉल्यूम बदल जाएगी? क्या चीज चेंज होगी बताओ? वॉल्यूम। मास सेम रहेगी, हाँ कि ना? हाँ सर। सो यहाँ पर क्या होगा, ये बस थोड़ा सा एक्सपैंड हो जाएगा। नंबर ऑफ पार्टिकल्स सेम रहेंगे, बट वो ज्यादा स्पेस ऑक्यूपाई करेंगे। अब इफ दे आर ऑक्यूपाइंग मोर स्पेस नाउ, तो ये बताओ उनके बीच का डिस्टेंस जो होगा वो बढ़ गया है कि घट गया है? बढ़ गया। बढ़ जाएगा। दैट मींस द डेंसिटी ऑफ द सब्सटेंस इज इंक्रीज्ड और डिक्रीज्ड। व्हाट हैपेंस? सर इंक्रीज। डेंसिटी डेंसिटी डिक्रीजेस। डेंसिटी वो डेंसिटी डिक्रीज। डिक्रीज हो रहा है सर, लेकिन Decrease. थिकनेस भी कम हो रहा है ना उससे। हाँ तो क्या कम देखो, हो रहा है? क्या चीज कम हो रहा है? नहीं, मैं पूछ रहा हूँ। सर थिकनेस भी कम हो रहा है उसमें। नहीं, थिकनेस क्यों कम होगा? सारी चीजें एक्सपैंड हो रही हैं। यहाँ पर इसका कोई भी डायमेंशन होगा वो एक्सपैंड होगा भाई, आगे ना। ओके सर। हाँ फॉर एग्जाम्पल, अगर लेट्स से मैंने एक क्यूबॉइड लिया, ठीक है, तो इस क्यूबॉइड की लेंथ, ब्रेड्थ, हाइट, हर चीज एक्सपैंड होगी। लेंथ वुड एक्सपैंड अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला, L is equals to L0 into 1 plus alpha delta t. So, but Breadth भी this इसी is तरह only valid for this metal-like objects, right? नहीं, it is valid for all types of objects. सर मुझे एक डाउट था, अगर हाँ बोलो। ऊपर एक्सपेंशन के लिए अगर मतलब रिस्ट्रिक्शन है, मतलब ऊपर एक्सपैंड नहीं हो सकता, तो फिर वो लैटरल डबल एक्सपेंशन करेगा क्या? समझ गया। नहीं यार, अब देखो यहाँ पर ऐसा फंडा होता है कि अगर ऊपर से इसको तुम एक्सपैंड नहीं करने दो तो यहाँ पर इस रीजन में स्ट्रेस डेवलप हो जाता है। तो लेंथ तो एक्सपैंड करेगी, सही बात है। पहले जितना एक्सपैंड कर रही थी उससे प्रोबेबली थोड़ा सा ज्यादा एक्सपैंड करेगी, बट एग्जैक्टली कितना होगा ये हम निकाल नहीं सकते हैं। बिकॉज क्या होगा कि यहाँ पर ये इन डायरेक्शंस में बढ़ने की कोशिश करेगा, और यहाँ पर बिकॉज देयर इज सम रेजिस्टेंस, वहां पर एक दीवार लगा रखी है, वहां पर थोड़ा बहुत धक्का मुक्की होगी यहाँ पर, ठीक है। तो वैसे केसेस में डिपेंड करता है सवाल बनाने वाला क्या सोच रहा है। ठीक है, अगर सवाल बनाने वाला थोड़ा सा कुछ आइडिया दे दे तुम्हें कि भाई जो भी वॉल्यूम एक्सपेंशन होना है वो साइडवेज होगा, तो तुम समझ जाओगे कि भाई लेंथ में चेंज आएगा, ब्रेड्थ में कुछ चेंज आ नहीं पाएगा यहाँ पे, है ना? सर तो देखो उसका वैसे फॉर्मूला क्वेश्चंस अगर निकालना अपने को, हाँ देखो वैसे अगर अपने को क्वेश्चंस दिखे तो हम उनको केस बाय केस बेसिस पे लेके कर सकते हैं। उनका कोई फॉर्मूला डिराइव करने की जरूरत नहीं है अपने को, ठीक है। चलो एनीवे सुनो, यहाँ पर डेंसिटी वाला पार्ट में बता रहा था। तो यहाँ पर क्या फंडा था कि हमें निकालना है डेंसिटी एज अ फंक्शन ऑफ टेम्परेचर। डू वी नो वॉल्यूम एज अ फंक्शन ऑफ टेम्परेचर? यस। क्या वॉल्यूम का टेम्परेचर फंक्शन ही होता है भाई, बताओ? यस सर। कि भाई तुम टेम्परेचर बढ़ाते जाओ, वॉल्यूम बढ़ते जाएगी। जितना ज्यादा हीट अप करोगे उतना ज्यादा टेम्परेचर बढ़ेगा, उतना ज्यादा वॉल्यूम बढ़ेगी। डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? मास अपॉन वॉल्यूम। अब देखो यहां पर आएगा m अपॉन v0 इंटू 1 प्लस गामा डेल्टा टी। m अपॉन v0 मतलब मास अपॉन ओरिजिनल वॉल्यूम, तो इसको मैं ओरिजिनल डेंसिटी बोल सकता हूं इंटू 1 प्लस गामा डेल्टा। Sir, you are not audible. So you are not audible.
हेलो हेलो, सुन पा रहे हो? Yes. यार जस्ट एक मिनट, Yes, sir. लास्ट मैंने क्या बोला था? पूरा समझा दिया था कि बच्चा Volume is था? a function of temperature. सर आपका डिस्कनेक्ट हो गया। ओके ओके, चलो ठीक है, एक मिनट रुको। तो देखो, मैं ये बोल रहा था कि भाई देखो, वॉल्यूम एज अ फंक्शन ऑफ टेम्परेचर इज दिस। ये समझता है सबको? Yes. डेंसिटी इज मास अपॉन वॉल्यूम। सर जो आपने जो -1 और -2 का लिखा ना, जो आपने सुपरफिशियल एक्सपेंशन टू द पावर 2 लिया था ना, इसका v नॉट इज इक्वल टू 1 प्लस अल्फा डेल्टा t टू द पावर 2, तो सर उसको आपने जो 2 लेकर था उसमें आपने बेसिक मैथ्स का फंडा लगाया क्या? देखो यार, 1 प्लस एक्स पावर n कभी भी आ जाए, जहां पर x बहुत छोटा हो, उसको 1 प्लस एन एक्स लिख सकते हैं। ये तुम्हें सिखाया क्या मैथ्स में? बेसिक मैथ्स में, हाँ सर। है ना? तो वही मैंने लगाया है कि भाई यहाँ पर मास अपॉन वी नॉट इंटू 1 प्लस गामा डेल्टा टी आएगा। मास अपॉन वी नॉट मतलब मास ऑफ द ऑब्जेक्ट अपॉन ओरिजिनल वॉल्यूम। क्या मैं इसको ओरिजिनल डेंसिटी बोल सकता हूँ? रो नॉट। अरे ये बताओ, ये जो मास अपॉन ओरिजिनल वॉल्यूम है, क्या मैं इसको रो नॉट बोल दूं, ओरिजिनल हाँ सर, डेंसिटी? हाँ सर। Yes. हाँ सर। इंटू 1 प्लस गामा डेल्टा टी पावर -1। सही है? ये बताओ, गामा बहुत सर। बड़ा नंबर होता है कि बहुत छोटा नंबर होता है गामा? So very small. सर छोटा नंबर होता है। हाँ, तो डेल्टा टी से मल्टीप्लाई भी कर दो तो भी छोटा ही रहता है। तो ये बताओ, क्या हमारे पास ये वाला फॉर्म आ गया है? यस सर। Yes, sir. To -1. n की वैल्यू क्या है? n की वैल्यू -1. -1। तो क्या मैं इसको रो नॉट इंटू 1 प्लस एन एक्स लिख सकता हूँ? 1 प्लस एक्स Yes. पावर n था, 1 प्लस एन Yes, एक्स। sir. तो यहाँ पर डेंसिटी एज अ फंक्शन ऑफ टेम्परेचर क्या आ रहा है? रो नॉट इंटू 1 माइनस गामा डेल्टा टी। सही है क्या? Yes, sir. Yes, sir. Sir, is okay, that the topic is completed, sir. That expansion, thermal expansion. या थर्मल एक्सपेंशन हैज बीन कंप्लीटेड। ठीक है, उसमें हमने 3 या फिर 4 लेक्चर स्पेंड किए थे। आई थिंक 3 लेक्चर स्पेंड किए थे एंड उसमें कंप्लीट हो गया। यूजुअली देखो 2 लेक्चर में खत्म करवा दिया जा सकता है वो, बट ठीक है, हमने थोड़ा डिटेल में बातें करी, आराम से करें। सर ये हीट खत्म होगा कि बाकी है हीट? और हीट बाकी है यार, अभी काफी बाकी है। ये तो सर जस्ट अभी अभी मेन तो चालू ही नहीं हुआ। हाँ एग्जैक्टली, ये तो एक बहुत छोटा सा टुकड़ा है। ठीक है, अभी देखो हीट वाले पार्ट में और क्या क्या चीजें आएंगी, मैं तुम्हें क्विक आइडिया दे देता हूँ। तो जस्ट एक मिनट रुको, यहाँ पर मैं हेडिंग डाल देता हूँ, कैलोरीमेट्री। एक्चुअली HNT लिख देता हूँ, हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स। आज हम कैलोरीमेट्री स्टार्ट करने वाले हैं। मैं पहले एक आइडिया देता हूँ कि क्या क्या बचा है हीट वाले पार्ट में। ओके देखो, तो भाई अभी हमने थर्मल एक्सपेंशन पढ़ा। थर्मल एक्सपेंशन पढ़ा, ये हीट के अंदर आ जाता है। ऑल्दो ये प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर का पार्ट है, बट ठीक है, हम इसको हीट के टाइम पे पढ़ा देते हैं। वैसे प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर का एक पार्ट है, ये मैटर की एक प्रॉपर्टी है कि भाई उसको हीट करोगे तो एक्सपैंड करेगा। ठीक है, एनीवेज नेक्स्ट पार्ट जो आने वाला है दैट इज कैलोरीमेट्री। कैलोरीमेट्री तुम लोगों ने केमिस्ट्री में भी पढ़ा हुआ है, बट मैं एकदम स्क्रैच से पढ़ाऊंगा, सब लोग ध्यान दोगे तो यहाँ का भी समझ में आ जाएगा, और सेम चीज वहां पर भी अप्लाई होती है, तो वहां पर भी तुम्हें फायदा हो जाएगा। इसके बाद क्या आता है? हीट ट्रांसफर आता है। हीट ट्रांसफर आता है, इतना तुम्हारा पार्ट है हीट का। फिर आता है लॉज ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, And kinetic theory of फिर आता है gases, right? KTT, एग्जैक्टली काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। तो 3 हिस्से हैं भाई, हीट वाला पार्ट, लॉज ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, फिर तुम्हारा काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। ठीक है, तो अभी हमने एक छोटा सा पार्ट किया भाई, ये तो बहुत छोटा सा पार्ट है, नॉट इवन
20% ऑफ दिस एंटायर हीट पार्ट। ठीक है, तो आज मैं कैलोरीमेट्री से स्टार्ट करता हूँ, चालू करूँ? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, तो ये बताओ तुम्हें क्या लगता है कैलोरीमेट्री में हम पढ़ते क्या, व्हाट एग्जैक्टली इज कैलोरीमेट्री? Sir, like how much Sir, it is a fast device. it will cool, how much fast it will like सर get स्पेसिफिक hotter. हीट का, क्या क्या? स्पेसिफिक Sir, हीट का। transfer Sir, of it is heat. a device which calculates the exact heat in the object. हीट एक्सचेंज पड़ता है कैलोरीमेट्री में। Sir, Sir, heat I exchange guess पढ़ा it था, will, मतलब it will we study the rate of the sir cal Sir, no, it goes out of the calorimeter now. अच्छा अच्छा, एक मिनट sir, यार, somebody got सब लोग unmuted by mistakenly. Yes, sir. ओके चलो, एनीवेज सुनो मैं बता देता हूँ व्हाट एग्जैक्टली इज कैलोरीमेट्री। इसमें करते क्या, somebody was telling definition of कैलोरीमीटर, कोई कैलोरीमीटर का डेफिनेशन बता रहा था which was close enough कि भाई एक ऐसा डिवाइस है जो कि काइंड ऑफ अपने को बताता है कि भाई हमने एक ऑब्जेक्ट रख दिया तो ये कितनी हीट दे रहा है, इसके बारे में कुछ तो आइडिया देता है। तो सी कैलोरीमेट्री इज अ ब्रांच ऑफ फिजिक्स जिसमें हम क्या स्टडी करते हैं कि यार हमारे पास अगर एक ऑब्जेक्ट है तो इसको कितनी हीट देने से इसका टेम्परेचर कितने अमाउंट से बढ़ता है, मेनली ये सब चीजें इसमें स्टडी करते हैं। फिर इसको इस्तेमाल करके हम कुछ कुछ चीजें और बना देते हैं यार, जैसे कि कैलोरीमीटर तुम लोग बोल रहे थे, जो कि बता देता है कि यार हमने ऑब्जेक्ट लेट से कहीं पर किसी कैलोरीमीटर में रखा है तो ये प्रोबेबली बता पाएगा कि भाई कितनी हीट है इसके अंदर, इस ऑब्जेक्ट के अंदर कितनी एनर्जी है टेम्परेचर वाली। ठीक है, सो कैलोरीमेट्री में हम हीट एक्सचेंज के बारे में पढ़ने वाले हैं कि भाई इसको मैंने हीट दी, इसको एक तरह की एनर्जी दी जिससे कि इसका टेम्परेचर बढ़ रहा है। अगर लेट्स से ये सराउंडिंग को हीट देगा तो इसका टेम्परेचर घट जाएगा, इसको हीट मिली तो इसका टेम्परेचर बढ़ेगा, इसने हीट किसी को दे दी तो इसका खुद का टेम्परेचर घट जाएगा। ऐसी चीजें कुछ पढ़ने वाले हम कैलोरीमेट्री में। बट सर सराउंडिंग में तो वो ऐसा होता है ना, हीट एक्सचेंज नहीं होता सराउंडिंग से। मतलब सर कैलोरीमीटर में जो चीज डालते हैं ऑब्जेक्ट जिसका कैलकुलेट करना, वो होता है ना हीट, मतलब सिस्टम के बाहर नहीं जाता ना। Calorimeter is made in such a way to reduce all such possible loss of heat. समझ गया, तो वो बेसिकली उसकी जो वॉल्स होती हैं वो ऐसी होती है कि भाई बाहर आउटर वॉल्स होता है वो उसमें वो इंसुलेटेड होता है ना, इंसुलेटेड वॉल्स होंगी, उसकी इंसुलेटेड वॉल्स होती होंगी। बट एनीवेज देखो, हमें कैलोरीमीटर के बारे में इतना बातें नहीं करनी है, हमें जनरल कैलोरीमेट्री के बारे में बात करनी है। ठीक है, तो अब सुनो, मैं कुछ बहुत बेसिक बेसिक से डेफिनेशंस तुम लोगों से पूछता हूँ कि भाई व्हाट एग्जैक्टली इज टेम्परेचर। कैन आई से टेम्परेचर इज सिंपली अ डिग्री जो कि अपने को बताता है कि भाई कितना गर्म है ऑब्जेक्ट या फिर कितना ठंडा है, एक तरह का एक नंबर है कोल्डनेस और हॉट। सही है, जल्दी बोलो। यस सर। Yes, sir. तो जल्दी से सर द टेम्परेचर कोल्डनेस और हॉटनेस ऑफ अ ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड टेम्परेचर। काइनेटिक। सुनो, तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ कि भाई व्हाट एग्जैक्टली इज टेम्परेचर। इट इज सिंपली अ डिग्री ऑफ, it's simply a degree of hotness or coldness of a substance. Degree of hotness or coldness of a substance. ठीक है, this is temperature. Temperature की SI यूनिट क्या होती है भाई? The SI unit is Kelvin. केल्विन और डिग्री The SI unit is सेल्सियस। Kelvin. हाँ, के बट हम एक दूसरी यूनिट इस्तेमाल करते हैं जो कि डिग्री सेल्सियस है, which is not the SI unit by the way, है ना? Another popular unit is यस सर। डिग्री सेल्सियस। कोई दिक्कत यहां तक किसी को? नो सर। नो सर। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं। ये कॉपी कर लिया सब लोगों ने? यस Yes, sir. ठीक है, नेक्स्ट लेट्स टॉक अबाउट व्हाट एग्जैक्टली इज हीट। हीट क्या चीज है भाई? सर, कैन यू शो द स्लाइड प्रीवियस टू दैट फॉर जस्ट अ थोड़ा सेकंड? फास्ट लिखना पड़ेगा तुम लोगों को। देखो, मैं जिस स्पीड से लिख रहा हूँ उसी स्पीड से लिखो। सर इसके पीछे सर, वाले इसके स्लाइड पे क्या पहले लिखा वाले। था? इसके पहले कुछ भी नहीं था, ओह ओके सर। वो तो मैं Thank you. ऊपर ऊपर से बता रहा था तुम लोगों को कि क्या क्या पढ़ने वाले हैं। टेम्परेचर ये का दूसरा चैप्टर है।
हाँ यार, दिस इज द नेक्स्ट चैप्टर। ओके सर। जैसा कि मैंने क्लास के शुरू में बोला कि भाई थर्मल एक्सपेंशन जो है वो खत्म हो गया है। थर्मल एक्सपेंशन इज ओवर नाउ एंड वी आर स्टार्टिंग विद कैलोरीमेट्री। ये क्लास के शुरू में बोला था क्या मैंने? यस सर। हाँ सर, पर मैंने चैप्टर तो बताया कि सेम है भाई, ना। हाँ मैंने बताया कि हीट के अंदर सर क्या उसी क्या चैप्टर चीज का पार्ट होगा ना ये? ये सब हाँ टॉपिक्स है। हाँ, मैंने वही बताया कि भाई हीट के नीचे छोटे छोटे 4 चैप्टर आ जाते हैं, 3-4 चैप्टर्स। तो पहला एक छोटा चैप्टर खत्म हो गया, दूसरा छोटा चैप्टर शुरू हो रहा है। ऐसे बोल सकते हैं ये एक तरह का ब्रांच ऑफ फिजिक्स है, वैसे टाइप्स डील कर रहे हैं। ठीक है, चलो एनीवेज, टेम्परेचर की डेफिनेशन हमने लिख ली, समझ लिया क्या होता है टेम्परेचर। हीट के बारे में बताओ, व्हाट एग्जैक्टली इज हीट? It is a form Energy of that energy. flows. Energy that flows from one hot body to another. Sir, amount Good. of kinetic energy. तो देखो सुनो, हीट का मतलब क्या है कि भाई अगर लेट्स से मेरे पास 2 बॉडीज हैं, लेट्स से एक हॉट बॉडी यहाँ पर, एक कोल्ड बॉडी यहाँ पर, ठीक है, ये 100 डिग्री सेल्सियस पे है, ये 0 डिग्री सेल्सियस पर। इनको कांटेक्ट में ले आऊं तो ये बताओ, क्या यहाँ से यहाँ पर किसी तरह का एनर्जी ट्रांसफर होता है? क्या ये धीरे धीरे गर्म होता है और ये धीरे धीरे ठंडा होता है? ऐसा होता है कि नहीं होता है? बताओ। यस Yes. हीट ट्रांसफर। तो वो जो एनर्जी ट्रांसफर हो रही है उसको बोलते हैं हीट। सो हीट इज सिंपली एन एनर्जी जो कि एक बॉडी से दूसरी बॉडी की तरफ जाती है बिकॉज ऑफ टेम्परेचर डिफरेंस। फॉलो कर रहे हो? यस सर। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ हीट की डेफिनेशन। तो ये बताओ, हीट और टेम्परेचर सेम चीजें कि अलग अलग है? अलग अलग अलग। अलग है अलग। सर। हीट एनर्जी है हीट इज और एन एनर्जी, And टेम्परेचर बस एक temperature नंबर is the है। measure of टेम्परेचर इज द energy. मेजर ऑफ एनर्जी, मेजर ऑफ हीट। नहीं, टेम्परेचर बस ये बताता है कि कोई भी ऑब्जेक्ट एनर्जी ना, सुनो, एंड टेम्पर हाँ बोलो। सर टेम्परेचर इज द एवरेज मेजर्ड हीट ना। नहीं यार देखो, टेम्परेचर बस एक नंबर है जो तुम्हें ये बताता है ऑब्जेक्ट कितना गर्म या फिर ठंडा है, दैट्स इट। ठीक है, हीट तुम्हें क्या बताएगा कि यार किसी भी बॉडी के पास टेम्परेचर की वजह से कितनी एनर्जी है। कि भाई लेट्स से मेरे पास एक ऑब्जेक्ट है, मैं बोलूं यार इसने काफी ज्यादा हीट दे दी किसी और ऑब्जेक्ट को, तो ये काफी ठंडा हो जाएगा और दूसरा वाला काफी गर्म हो जाएगा। ये जो चीज इसने दी है वो एक एनर्जी है, ठीक है, ये टेम्परेचर नहीं देता है। हीट देने की वजह से टेम्परेचर में चेंजेस आते हैं। फॉलो कर रहे हो? फॉर एग्जाम्पल, मान लो इसने दूसरे ऑब्जेक्ट को हीट दी, इसका टेम्परेचर घटा लेट्स से 2 डिग्री से, सामने वाले का सिर्फ 1 डिग्री से बढ़ा। तो ऐसा हुआ क्या इसने अपना 1 डिग्री उसको दे दिया? नहीं, वैसा नहीं हुआ, बिकॉज अपना 1 डिग्री उसको देता तो इसका भी सिर्फ 1 डिग्री सेल्सियस से टेम्परेचर कम होना चाहिए था। तो इसने जो क्वांटिटी दी है दैट इज नॉट टेम्परेचर, दैट इज समथिंग एल्स, दैट इज एनर्जी। तो इसने जो एनर्जी दी सामने वाले को, उस एनर्जी की वजह से सामने वाले का टेम्परेचर सिर्फ 1 डिग्री सेल्सियस से बढ़ पाया, बट इसका 2 डिग्री सेल्सियस से घट गया। तो ये बताओ, इज इट ट्रांसफरिंग टेम्परेचर और इज इट ट्रांसफरिंग समथिंग एल्स? क्या दिया उसने सामने वाले को? Something else. हीट दिया है ना, समथिंग एल्स। बिकॉज दिख रहा है अपने को भाई, टेम्परेचर दिया होता तो सामने वाले को सिर्फ 1 टेम्परेचर दिया है इसने, तो खुद का भी सिर्फ 1 घटना चाहिए था, बट यहाँ पर तो हम कुछ और देख रहे हैं। समझ में आ रहा है? सिमिलर मेटल होता तो हम बोल सकते हैं ना कि वो टेम्परेचर दे रहा है। हाँ, सिमिलर अगर होता तो भी जरूरी नहीं है ये हो, साइज पे भी चीजें मैटर करते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पर लेट्स से तुम्हारा सिर्फ 50 ग्राम है, ठीक है, 50 ग्राम आयरन है, यहाँ पर 100 ग्राम आयरन है। तो जो भी एनर्जी इससे निकालोगे वो यहाँ पर 2 50-50 ग्राम के स्पेयर्स में स्प्रेड होगी, है ना। तो यहाँ पर ऐसा मान लो कि इसका अगर टेम्परेचर 2 डिग्री सेल्सियस से कम हुआ है, तो यहाँ पर वो जाता है, बोलता है भाई तू जो एनर्जी लाया वो तो एक 50 ग्राम के हिस्से को सिर्फ 1 डिग्री से गर्म करने के लिए काम आएगी। तो यहाँ पर इसने 2 डिग्री सेल्सियस अपना खुद का टेम्परेचर घटाया और सामने 2 50-50 के 2 अलग ऑब्जेक्ट थे, उनका सिर्फ 1-1 से टेम्परेचर बढ़ा पाएगी, तो टोटल 1 डिग्री सेल्सियस से टेम्परेचर बढ़ गया इसका। एनीवेज देखो, इन चीजों के बारे में हम बाद में बात करेंगे। फिलहाल मैं बस ये बताना चाह रहा था कि जो चीज ट्रांसफर होती है एक गर्म बॉडी से एक ठंडी बॉडी के बीच में, ये टेम्परेचर नहीं होता है जो ट्रांसफर हो रहा है, इट इज एनर्जी। कौन सी एनर्जी? इट इज हीट एनर्जी। इसने उसको अपनी हीट एनर्जी दे दी है। अब इसका टेम्परेचर ड्रॉप कुछ और हो सकता है, इसका टेम्परेचर राइज कुछ और हो सकता है। समझ में आ रहा है सबको? जल्दी बताओ। Yes, sir. फॉर एग्जाम्पल मेरे पास ओशियन है, मैंने एक
छोटा सा आयरन का पीस लिया, 100 डिग्री सेल्सियस पे हीट कर दिया इसको। ये जो तुम्हारा पानी है यहाँ पर, ये 25 डिग्री सेल्सियस पे है, मैंने इसको गिरा दिया यहाँ पर। 100 साल के बाद में आया, या फिर चलो मैं 2 दिन के बाद आया, मैंने देखा कि ये जो तुम्हारा आयरन का पीस था ये भी 25 डिग्री सेल्सियस पे आ गया है। तो ये बताओ इसका टेम्परेचर कितने से घट गया है? इसका टेम्परेचर 75 डिग्री से घट चुका है, हाँ कि ना? Yes, Yes. sir. Yes, sir. अभी बताओ, इसने जो हीट यहाँ पर पानी को दे दी, उसकी वजह से पानी का कितना टेम्परेचर बढ़ेगा? Negligible, zero. Negligible. Zero. ऑलमोस्ट जीरो। व्हाई? बिकॉज ओशन है भाई, इसने जो हीट दी वो बिलियंस एंड ट्रिलियंस लीटर्स ऑफ वाटर में स्प्रेड हुई है। तो फॉर ईच ml ऑफ वाटर नेग्लिजिबल अमाउंट ऑफ एनर्जी पहुंची है, तो वो एनर्जी उसका टेम्परेचर बढ़ाने में कुछ कामयाब नहीं हो पाएगी। बोलेगा भाई तूने इतनी सी एनर्जी बढ़ी है, क्या बढ़ेगा इससे? कुछ भी नहीं बढ़ेगा। तो यहाँ पर देख रहा है आपने को कि भाई ऐसा नहीं है कि किसी एक बॉडी ने टेम्परेचर लूज किया है तो सामने वाले का एग्जैक्ट उतने से ही राइज होना चाहिए। तो यहाँ पर टेम्परेचर ट्रांसफर नहीं हो रहा है। बट अगर मान लो मैं ये बोलूं कि भाई इसके पास पहले 100 जूल, या फिर ऐसे बोल दो कि जब इसने 75 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर लूज किया, ड्यूरिंग दैट प्रोसेस इसने 1000 जूल एनर्जी लॉस कर दिया, क्या वो एनर्जी अभी भी इस पानी के पास होगी, हाँ कि ना? मानते हो? Yes, sir. Yes, sir. ओके, चलो ठीक है। तो यहाँ पर मैं हीट की डेफिनेशन लिख रहा हूँ, सब लोग कॉपी कर लो। एंड आई जस्ट होप कि सब लोगों को डिफरेंस समझ में आया हो हीट और टेम्परेचर में। अगर नहीं समझ में आए तो हम वापस से बात कर सकते हैं, डू नॉट वरी, पहले लिख लो। सो हीट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी which gets transferred between two bodies which are at different temperatures. सर लेकिन डिफरेंट टेम्परेचर पे होना जरूरी थोड़ी ना है। मतलब सर लाइक दो अलग बॉडी है, उनकी दो अलग हीट है, तो फिर उनमें ही फिर भी हीट ट्रांसफर तो होगा ना। देखो, दो बॉडीज है, उनका टेम्परेचर अगर अलग है तो ही हीट ट्रांसफर होगा, अदरवाइज नहीं होगा। अच्छा ओके सर। हाँ सर, क्योंकि फिर MC डेल्टा T में डेल्टा T 0 हो गया तो एग्जैक्टली कुछ नहीं होगा। देखो यहाँ पर मैंने कुछ चीजें लिख दी हैं, ये जल्दी से कॉपी कर लो। एसआई यूनिट जो होती है हीट की, वो एनर्जी वाली एसआई यूनिट होती है, विच इज जूल। क्योंकि हीट एक एनर्जी ही है, उसकी एसआई यूनिट एनर्जी वाली होनी चाहिए। बट व्हेन इट कम्स टू हीट, हम कई बार उसकी यूनिट कैलोरीज लेते हैं, तो कैलोरी एसआई यूनिट नहीं है, ये कोई दूसरी तरह की यूनिट है। 4.18 जूल इज 1 कैलोरी। ठीक है, Sir, could you go to the last slide? 1 second, sir. Sir, done. सर नेक्स्ट हाँ ये आ गया अगली साइड पर। चलो मैं यहाँ पर एक एग्जांपल दे देता हूं तुम्हें कि भाई लेट्स से ये 100 डिग्री सेल्सियस का एक ऑब्जेक्ट है,
यहाँ पर 0 डिग्री सेल्सियस का एक ऑब्जेक्ट है, मतलब इनिशियल टेम्परेचर है, फाइनली हो सकता है सेम हो जाए, वी डू नॉट नो। सो हीट कहां से कहां तक जाएगी बताओ? Sir, how does A it to work, sir? तो हाँ From A A से to B. B हीट ट्रांसफर्स फ्रॉम A to B। अच्छा ये बताओ, अगर मान लो, ये बताओ फाइनल टेम्परेचर 50-50 होगा कि कुछ और भी हो सकता है? सर कुछ कुछ और भी हो कुछ सकता और भी हो सकता है। और भी हो सकता है, ठीक है। बट ये बताओ, ये चीज श्योर है क्या इसमें? एक चीज बताओ, इन दोनों में से कौन सी चीज सही है? इन दोनों में से कौन सी चीज सही है? हीट लॉस्ट बाय, जस्ट एक मिनट, हीट लॉस्ट बाय A is equals to heat gained by B, एक स्टेटमेंट ये है। दूसरी स्टेटमेंट है टेम्परेचर लॉस्ट बाय A is equals to temperature lost by B। पहली वाला फर्स्ट One वाला is First correct, वाला। second is wrong. कौन सा पक्का से सही होगा? First फर्स्ट इज राइट। फर्स्ट इज राइट, अज्यूमिंग ऑफ कोर्स कि एनवायरनमेंट में कुछ हीट नहीं जा रही है, ठीक है, कि देयर इज नो Yes. हीट लॉस इन टुवर्ड्स द एनवायरनमेंट। तो ए करेक्ट होगा। बी बहुत सारे केसेस में गलत आएगा, बी बहुत सारे केसेस में गलत आएगा, अनलेस यू नो दोनों ऑब्जेक्ट्स सेम हो, सेम साइज हो, सब कुछ सेम हो, तो 50-50 डिग्री आ जाएगा फाइनल टेम्परेचर, वो अलग केस but why? होगा। सर सेम क्या- मटेरियल और Sir, Okay, heat is like the kinetic energy of the molecules, sir, at the microscopic level. वेरी गुड, यस। सो बेसिकली क्या होता है, बाद में जब हम काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस पढ़ेंगे तो हम वहां पर देखेंगे कि यार होता क्या है कि जो भी मॉलिक्यूल्स होते हैं, अच्छा ये तो खैर गैस के बारे में पढ़ते हैं, सॉलिड्स में भी वैसा होता है कि जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो वाइब्रेट करते हैं, जितना ज्यादा टेम्परेचर होगा उतना ज्यादा वाइब्रेशन होगा। इसके बारे में अगर तुम्हें और डिटेल में पढ़ना है तो रिचर्ड फाइनमैन जो है ना, उनकी एक डॉक्यूमेंट्री है फन टू इमेजिन, फन टू इमेजिन, उसमें वो हीट एंड टेम्परेचर के बारे में बात करते हैं एक छोटे से Sir, 10 if you मिनट। get the link, can you please post it in the group, sir? श्योर श्योर श्योर। उसमें वो बताते हैं कि भाई देखो, कोई भी चीज गर्म ठंडी जब होती है तो अंदर क्या होता है, जिगलिंग मोशन ऑफ एटम्स थोड़ा सा बढ़ जाता है। ये जिगलिंग मोशन है एक तरह का, ये ऑसिलेट कर रहे हैं अपने मीन पोजीशन के अबाउट, टेम्परेचर बढ़ने लग जाता है तो ये मोशन भी बढ़ने लग जाता है, ठीक है। तो फाइनली उससे रिलेटेड है कि भाई इनकी जो एनर्जी है, इनकी जो वाइब्रेशन की एनर्जी है, वही हीट है एक तरह से। चलो एनीवेज, अब यहाँ पर मैं अगले पेज पे चलूं। बॉडी से दूसरे बॉडी में कैसे जाता है हीट? यार देखो, इसको ऐसा बोल सकते हो कि मान लो यहाँ पर ऐसा कुछ है कि तुम्हारे पास 10 बॉल्स हैं, ठीक है, इधर की बॉल्स को तुम ऑसिलेट करवाने लग जाओ, ये आगे वाली बॉल से टकराएगा, ये भी ऑसिलेट करने लग जाएगी, अगली बॉल से टकराएगी, ये भी ऑसिलेट करने लग जाएगी, ये जाकर अगली बॉल से टकराएगी, वो भी ऑसिलेट करने लग जाएगी, हाँ कि ना। तो यहाँ पर क्या है कि अगर लेट्स से एक ऑब्जेक्ट है, इसके अंदर तुम्हारे जो भी मॉलिक्यूल्स हैं वो ज्यादा ऑसिलेट कर रहे हैं, इसके साथ कांटेक्ट में दूसरे ऑब्जेक्ट को लेके आओगे तो उसके भी मॉलिक्यूल्स ऑसिलेट करने लग जाएंगे। ये वाला मॉलिक्यूल सबसे पहले ऑसिलेट करने लगेगा, फिर अगले वाले, फिर अगले वाले, फिर अगले वाले, ये ज्यादा ऑसिलेट कर रहे हैं, मतलब इनका टेम्परेचर बढ़ चुका है, ठीक है। तो यहाँ पर दिस इज वन ऑफ द थ्योरीज, दिस इज वन ऑफ द थ्योरीज ऑफ कोर्स कि भाई तो इसको बोलते हैं क्या क्या। तो पर ऐसा क्यों नहीं होता है, द टेम्परेचर लॉस बाय ए विल बी इक्वल टू टेम्परेचर लॉस गेन बाय बी, बिकॉज लाइक ऐसे सोचेंगे तो लगता है कि सही होगा वो। नहीं यार देखो, अब ऐसा ऐसा सोच लो कि सर वो आपका ओशन वाला ही Sir, एग्जांपल number of हाँ, moles ओशन वाला एग्जांपल is बेस्ट है। different देखो in A and number of moles is different in B. So एग्जैक्टली नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स के हिसाब से सोच लो, चलो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स के हिसाब से सोच लो कि मान लो यहाँ पर यस सर, एक, देन व्हाट? यहाँ पर बहुत ज्यादा मॉलिक्यूल्स हैं, यहाँ पर बहुत ज्यादा मॉलिक्यूल्स और यहाँ पर लेट्स से बहुत कम मॉलिक्यूल्स हैं। इतने सारे मॉलिक्यूल्स थोड़ी थोड़ी एनर्जी लूज करके सिर्फ 100 मॉलिक्यूल्स को देंगे तो इनका टेम्परेचर बहुत ज्यादा अमाउंट से बढ़ जाएगा। यस सर, गॉट इट। ऑब्जेक्ट्स हैं 50 So what 50 about डिग्री। different heat capacities? हाँ, जस्ट एक मिनट यार, ये सारी की सारी चीजें आगे आएंगी, अभी अगले 2-3 पेजेस में आ जाएंगी, डू नॉट वरी।
यहां पर बताओ हीट ट्रांसफर होगा इफेक्टिवली कि नहीं होगा? नहीं No, नहीं sir. होगा Sir, we can't No. see, sir. सर कैन No net heat transfer between A and B. No net heat transfer. but sir like it depends upon the material also now what is the नहीं Sir, नहीं it कुछ भी हो यार, क्या Oh. फर्क पड़ता है? number of molecules also, right? कुछ भी हो, कुछ भी सेम हो अलग हो, फर्क नहीं पड़ता है। अगर टेम्परेचर सेम होगा तो इफेक्टिवली ना यहाँ से यहाँ हीट जाएगी ना यहाँ से यहाँ हीट आएगी। अब हो सकता है थोड़ा बहुत आगे पीछे जा रहा हो, कि थोड़ी हीट यहाँ थोड़ी हीट यहाँ, बट इक्विलिब्रियम होगा। ठीक है, इसने उसको हीट दे दी, इसने इसको हीट दे दी। अगर वैसा हो भी रहा है, अगर वैसा हो भी रहा है तो तुम बोल सकते हो कि भाई नेट 0 होना चाहिए। ऑल्दो वो भी नहीं होगा शायद, क्योंकि दोनों सेम टेम्परेचर पे। वो बोलेगा कि भाई ना तुझे पैसे की जरूरत है ना इसको पैसे की जरूरत है, मतलब टेम्परेचर की जरूरत है फिर हीट की जरूरत है। क्योंकि क्या होता है कि हीट तभी ट्रांसफर होगी जब इसके मॉलिक्यूल्स और इसके मॉलिक्यूल्स में टेम्परेचर डिफरेंस होगा। देयर शुड बी अ डिफरेंस। चलो एनीवेज, ये वाला पेज कॉपी कर लिया सब लोगों ने? सर टेम्परेचर Yes. डिफरेंस Yes, sir. चाहिए ना? क्या क्या? सर टेम्परेचर डिफरेंस डज नॉट मैटर ना, हीट डिफरेंस होना चाहिए ना? टेम्परेचर डिफरेंस चाहिए भाई, टेम्परेचर डिफरेंस। वी नीड अ टेम्परेचर डिफरेंस इन ऑर्डर टू ट्रांसफर हीट। एक बॉडी को दूसरी बॉडी अगर ठंडी देख रही है तो ही हीट ट्रांसफर होगा एक से दूसरे में। कितने लोगों को टेम्परेचर और हीट के बीच में डिफरेंस समझ में आया? एक बार हाथ उठा दो। How many of you are able to understand the difference between temperature and heat? और ये जो पेज मैंने लिखा हुआ है पूरा समझ में आ गया? कोई डाउट है तो क्लियर कर लो यार। जब तक टेम्परेचर डिफरेंस रहेगा तब तक हीट ट्रांसफर होगी। जैसे ही टेम्परेचर डिफरेंस खत्म हो गया, दोनों बॉडी सेम टेम्परेचर पे आ गई, उसके बाद हीट ट्रांसफर होगा क्या? क्या लगता है? नहीं नहीं होगा नहीं होगा। जैसे ये वाला केस है, इसमें क्या होगा? मान लो फाइनली दोनों 30 डिग्री पे आ जाएंगे। मान लो दोनों 30 डिग्री सेल्सियस 30 डिग्री सेल्सियस पे। जस्ट एक रैंडम एग्जांपल ले रहा हूं। तो जैसे ही ये सेम टेम्परेचर अटेन हो गया, हम बोलेंगे बस अब हीट को ट्रांसफर होने की जरूरत नहीं है। हीट ट्रांसफर हो क्यों रही थी? बिकॉज एक बॉडी गर्म थी कंपैरेटिवली, एक बॉडी कंपैरेटिवली कोल्डर थी। गर्म ठंडी किस हिसाब से बोल रहा हूँ? टेम्परेचर के हिसाब से बोल रहा हूँ कि एक का टेम्परेचर ज्यादा था, एक का टेम्परेचर कम था। टेम्परेचर डिफरेंस जब तक एग्जिस्ट करेगा तब तक हीट ट्रांसफर होता रहेगा। हॉटर बॉडी खुद का टेम्परेचर घटाती रहेगी, कोल्डर बॉडी का बढ़ते जाएगा, बिकॉज देयर इज हीट ट्रांसफर फ्रॉम द हॉटर ऑब्जेक्ट टू द कोल्डर ऑब्जेक्ट। कोई दिक्कत यहां तक किसी को? Sir, ठीक है, हाँ बोलो। so जैसे since we know that at minus 273 Kelvin, there's no motion of the molecules. So sir, if we Celsius. adding 0 केल्विन के नीचे नहीं जा सकता, एब्सोल्यूट हाँ। जीरो। तो हाँ, बट ही वेंट टू 0 केल्विन। हाँ आगे बताओ। So sir, if we keep adding energy to the molecule, so then the motion will start, right? करेक्ट। So sir, like, is there any limit to which we can keep adding energy? Like हमेशा थोड़ी ना जा सकते, एक लिमिट होगा ना। बिल्कुल सही बात है यार। देखो अब यहाँ पर क्या होता है कि जैसे जैसे हम टेम्परेचर ऐड करते हैं, देयर आर स्टेट चेंजेस इन मेनी केसेस, इन मोस्ट केसेस, कि भाई जैसे जैसे तुम टेम्परेचर जैसे जैसे तुम हीट देते जाते हो बॉडीज को, उनका टेम्परेचर बढ़ते जाता है। एक लेवल के बाद क्या होता है, जो ऑब्जेक्ट है वो अपने मटेरियल का स्ट्रक्चर ही चेंज कर देता है। सॉलिड से लिक्विड बन गया, फिर और तुम हीट देते जाओ, टेम्परेचर और बढ़ेगा अप टू लिमिट। फिर उसके बाद तुमने इतना ज्यादा हीट दे दी कि उसका स्ट्रक्चर और बदल जाएगा, वो लिक्विड से शायद गैस बन जाए। फॉलो कर रहे हो? यस सर। फिर उसके बाद भी तुम और टेम्परेचर देते जा सकते हो, बट गैस से ऊपर और कुछ नहीं होगा इसके बाद। अब हो सकता है उसके बियॉन्ड कुछ और हो जाए, कि फॉर एग्जांपल तुमने कोई पर्टिकुलर मॉलिक्यूल को बहुत ज्यादा हीट दे दी, तो हो सकता है भाई वो अपने और कंपोनेंट्स में टूट जाए, कि लेट्स से मॉलिक्यूल्स के दोनों एटम्स अलग अलग हो गए, या फिर एटम से इलेक्ट्रॉन्स निकल गए, वैसा हो गया, आयनाइज हो गए। ठीक है, फॉर एग्जांपल ऐसा होता है मेटल्स में। मैंने अगर मेटल शीट ली है, बहुत ज्यादा गर्म कर दो,
तो क्या होता है कई बार इसमें से इलेक्ट्रॉन्स निकलने लग जाते हैं, इसको बोलते हैं थर्माइनिक एमिशन। सर तो ब्लैक बॉडी रेडिएशन यही है ना? क्या चीज? ब्लैक बॉडी रेडिएशन? नहीं 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 नहीं, ब्लैक बॉडी रेडिएशन इज वेरी डिफरेंट। दैट इज नॉट द जंपिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम अ बॉडी। ब्लैक बॉडी रेडिएशन इज डिफरेंट, वो हम बाद में पढ़ेंगे। बट एक चीज समझ लो, वो ये नहीं है कि इलेक्ट्रॉन्स जंप कर रहे हैं, वो अलग चीज है, इसको थर्माइनिक एमिशन बोलते हैं। ब्लैक बॉडी रेडिएशन इज टोटली डिफरेंट। उसमें हम क्या बोलते हैं कि यार कोई भी बॉडी है, अगर उसके पास टेम्परेचर है, उसके पास कोई अमाउंट ऑफ हीट है, तो वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स स्पेस में जनरेट करेगी, विच आर कॉल्ड रेडिएशन वेव्स। ठीक है, जिसकी वजह से ये खुद की एनर्जी लूज करेगी, एनर्जी रेडिएट करती है बाहर। उसमें बाद में आएंगे, दैट इज इन हीट ट्रांसफर। हीट ट्रांसफर के अंदर रेडिएशन वाला पार्ट आएगा आखिर में। चलो एनीवेज, ये वाला पेज कॉपी हो गया सब लोगों को? सर तो अभी सपोज सर अगर गैसेस होता है तो उसमें भी अगर मतलब हीट अगर सप्लाई करते हैं तो गैस का भी मतलब उसके बाद का भी कोई फेज होगा ना? हाँ प्रॉब्ली, देखो वही हाँ। तो मैं बोल रहा हूँ कि यार हो सकता है मॉलिक्यूल्स टूट जाएं इनटू इंडिविजुअल एटम्स, या फिर एटम्स अपने इलेक्ट्रॉन्स लूज करने Sir, लग the जाए, आयनाइज हो bonds जाए। will break, right? एग्जैक्टली, कुछ ना कुछ सर तो होते ही रहे। मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर बदल जाएगा। हाँ कुछ ना कुछ तो चेंज होगा यार, डेफिनेटली आयनाइज हो जाएगी गैस, या फिर कुछ ना कुछ तो होगा ही। जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाते जाओगे, एक लेवल तक टेम्परेचर बढ़ेगा, फिर उसके बाद गैस बोलेगी अब मुझे चेंज होना पड़ेगा, बिकॉज इतना ज्यादा टेम्परेचर सहन नहीं कर पा रही हूँ। चलो एनीवेज, मैं आगे बढ़ रहा हूँ। Sir, अभी बताओ। actually, हाँ बोलो बोलो। sir, no problem, sir. Continue. हाँ ओके, अभी बताओ कि हीट और टेम्परेचर के बीच में कोई रिलेशनशिप पता है क्या तुम लोगों को? कि लेट्स से एक बॉडी है, इसको मैंने हीट दी, तो इसका टेम्परेचर जो है वो बढ़ेगा घटेगा, क्या होगा? कुछ इसके बारे में बेसिक आइडिया है क्या हमें? हाँ, Yes, U sir. equals mc delta t। सो देखो, एज लॉन्ग एज द फेज इज नॉट चेंजिंग, कि भाई हमने एक बॉडी को, लेट्स से हमारी एक बॉडी है, ये सॉलिड है फिलहाल, या फिर लेट्स से हमारे पास एक लिक्विड है, ठीक है, हम फेज चेंज वाली उस रेंज में नहीं है कि भाई हम ऐसे टेम्परेचर पे पहुंच चुके हैं कि फेज बदल रहा है। Sir, Same at phase that point, temperature will be constant. हाँ हाँ, उस पॉइंट पे टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है। बट एनीवेज, अभी आगे की चीजें मत बताओ, अदरवाइज बाकी लोग कंफ्यूज हो जाएंगे। तो देखो, मैं फिलहाल क्या बोल रहा हूँ कि लेट्स से हमारे पास पानी है 0 डिग्री सेल्सियस से लेकर 100 डिग्री सेल्सियस के बीच में। इस बीच में उसका जो फेज होता है वो होता है लिक्विड फेज। इसके नीचे उसका होता है सॉलिड फेज, इसके ऊपर होता है उसका गैसियस फेज। तो इस फेज में अगर मैंने लिक्विड को लिया, मतलब वाटर को लिया, अब मैं इसको जैसे जैसे हीट दूंगा, इसका टेम्परेचर पक्का से बढ़ेगा। जितना ज्यादा हीट दूंगा उतना ज्यादा टेम्परेचर बढ़ेगा। सेम तरह से लेट्स से मेरे पास आयरन होता, ठीक है, तो लेट्स से इसका मेल्टिंग पॉइंट 1000 ले लो, मेरे को एग्जैक्टली याद नहीं इसका मेल्टिंग पॉइंट क्या था, मैं एक रैंडम नंबर उठा रहा हूं। तो 1000 डिग्री से पहले तक की बात कर रहा हूं मैं, 1000 डिग्री से पहले तक की अगर मैं बात करूं, तो जैसे जैसे मैं इसको हीट दूंगा इसका टेम्परेचर बढ़ेगा। अब जब ये पिघल रहा है तब कुछ और हो सकता है। एक बार पिघल गया ना, एक बार मेल्ट हो गया, लेट्स से ये 1100 या फिर जो कुछ भी है, 1000 इसने क्रॉस कर लिया, 1000 1 डिग्री सेल्सियस एंड अबव, उसमें भी फिर वापस ऐसा होगा। अब ये लिक्विड है, ठीक है, नाउ इट इज लिक्विड। अब मैं जितना ज्यादा हीट दूंगा उतना ज्यादा इसका टेम्परेचर बढ़ते जाएगा। बट जब फेज बदल रहा है तब शायद ऐसा नहीं हो। तो यहां पर मैं बहुत स्पेसिफिकली लिख देता हूं कि भाई जब हम सेम फेज में हीट देते जा रहे हैं एक बॉडी को, तो उसका टेम्परेचर बढ़ते जाएगा। जितना ज्यादा हीट देंगे उतना ज्यादा टेम्परेचर बढ़ते जाएगा। ये मैं कब की बात कर रहा हूँ? जब फेज कांस्टेंट रह रहा है, सॉलिड है तो सॉलिड ही रहे, तब की बात कर रहा हूं मैं। ऐसा ना हो रहा हो कि भाई सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा हो, मेल्ट हो रहा हो। उस फेज कन्वर्जन के बारे में मैं बाद में बात करूंगा। फिलहाल मैं सेम फेज में हीट दे रहा हूं, टेम्परेचर का राइज चेक कर रहा हूं। समझ में आ रहा है सब लोगों को? यस सर। Yes, तो यहाँ sir. पर मैं सीधा सीधा लिख सकता हूँ कि भाई जो हीट मैंने दी है उसकी वजह से टेम्परेचर का चेंज आएगा।
जितना ज्यादा हीट दूंगा उतना ज्यादा टेम्परेचर का चेंज आएगा. दिस इज फॉर सेम फेज ट्रांसफॉर्मेशन, फॉर सेम फेज. अच्छा नहीं, ट्रांसफॉर्मेशन नहीं लिखना चाहिए. एनीवेज, सही है भाई, बताओ जल्दी बोलो यार. Yes, sir. Yes. higher Yes, sir. so higher the heat provided to the body, higher will be the rise in its temperature. तो यहां पर Q क्या है? Q is the heat provided to a body, to the body. Delta T is the change in temperature of the body. कॉपी कर लिया? So 1 Sir. minute. Sir, done. Sir, 1 minute. Yes, sir, done. Done, sir. ठीक है, अभी बताओ, मेरे पास 2 लीटर पानी है वर्सेस मेरे पास 200 लीटर पानी है. कौन से पानी का टेम्परेचर 1 डिग्री से बढ़ाने के लिए मुझे ज्यादा हीट प्रोवाइड करने पड़ेगी? 200 liters. 200 लीटर का टेम्परेचर 1 डिग्री से बढ़ाने के लिए बहुत ज्यादा हीट लगेगी. 2 लीटर पानी का टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस से बढ़ाने के लिए कंपैरेटिवली काफी कम हीट लगेगी, काफी कम एनर्जी लगेगी. तो यहां पर कहना है इसे कि भाई Q is proportional to M. सॉरी, ऐसे बोल दो कि for the N, same right? delta T, for just एक मिनट, for same, या फिर ऐसे बोल दो to produce the same delta T, to produce same delta T in different amounts of the same substance, we need to provide different amounts of heat. तो यहां पर क्या आ रहा है? Q is proportional to M into delta T. ऐसे लिख देते हैं हम सीधा कि भाई जितना ज्यादा टेम्परेचर तुम्हें बढ़ाना है उतना ज्यादा हीट दो, जितने ज्यादा अमाउंट ऑफ मटेरियल का टेम्परेचर बढ़ाना है उतना ज्यादा हीट दो. समझ में आ रहा है सब लोगों को? So what is M, sir? M is the mass. M is the mass of the object जो तुम गर्म कर रहे हो. ठीक है? So but MS? बोलो बोलो. sir, but shouldn't it be moles, sir, actually? नहीं, जरूरी नहीं है. Why? Okay, sir. I thought It it can was also be just- MSP delta T. हाँ, मैं समझ गया तुम क्या बोल रहे हो, बट द आंसर इज नो. जरूरी है यहाँ पर मैं मोल्स के हिसाब से ही बात करूं, मैं किलोग्राम के हिसाब से भी बात कर सकता हूँ, मैं ग्राम के हिसाब से भी बात कर सकता हूँ. सर बट फॉर दिस डेंसिटी सेम होना जरूरी है क्या?
या ऑब्जेक्ट चीज़ से? मटेरियल? Same material means नहीं same नहीं, देखो यहाँ पर same देखो, ये density, बस right? एक सुनो सुनो, ये बस एक एग्जांपल दिया है मैंने, ये बस एक एग्जांपल दिया है, बट ये जो रिलेशन है दिस इज वैलिड फॉर ऑल टाइप्स ऑफ मटेरियल्स, कि भाई दो डिफरेंट मटेरियल्स हैं, उनके बारे में अगर हम बात करें तो सेम तरह की चीज तुम बोल सकते हो, नो प्रॉब्लम, ठीक है। ओके सर। बट वहां पर एक और नंबर आएगा, उस नंबर के बारे में हम अगले पेज पे बात करेंगे। Is it a constant, sir? क्या क्या? इट्स अ कांस्टेंट बट फॉर वन मटेरियल, मतलब कांस्टेंट फॉर अ मटेरियल। जैसे अल्फा आ रहा था, स्टील का specific अलग था। heat capacity? एग्जैक्टली, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, गुड। Yes sir, हो गया। अगले पेज पे चलूं? Yes, sir. अब एक सवाल है मेरा कि भाई क्या सेम अमाउंट ऑफ हीट दो अलग अलग बॉडीज को सेम अमाउंट ऑफ टेम्परेचर से बढ़ाएगी? बताओ, मतलब सेम हीट दी तो दोनों बॉडीज का टेम्परेचर बराबर अमाउंट से बढ़ेगा क्या? ऐसा जरूरी है? No, sir. No, No sir. sir। No. मैंने जस्ट एक एग्जांपल दिया कि मान लो मेरे पास 1 किलो आयरन है, चलो ये नया एग्जांपल ले लेता हूँ, 1 किलो आयरन है वर्सेस 1 किलोग्राम एल्यूमिनियम है। इसको भी मैंने 100 जूल दे दिया, इसको भी मैंने 100 जूल दे दिया, तो बताओ जरूरी है क्या दोनों का टेम्परेचर बराबर अमाउंट से बढ़े? No, sir. No sir। Sir, I think aluminum is a good conductor than iron. ऐसा है क्या? आई एम नॉट श्योर, मुझे देखना पड़ेगा इनकी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटीज में क्या रिलेशनशिप है, ठीक है। Yes sir. Conducting. तो एनीवेज, तो यहाँ पर देखो दोनों हो सकता है अलग अलग अमाउंट से हीट अप हो, मतलब एनर्जी सेम मिली है दोनों को, इसको भी 100 जूल एनर्जी मिल गई, इसको भी सेम एनर्जी मिल गई, बट टेम्परेचर का जो अमाउंट ऑफ इंक्रीज है दोनों के लिए अलग अलग होगा, इसके लिए अलग होगा, इसके लिए अलग होगा। तो यहाँ पर मुझे क्या दिख रहा है कि यार Q इज इक्वल्स टू m डेल्टा T इनटू समथिंग आना चाहिए, और ये जो इनटू समथिंग है ना, ये मटेरियल टू मटेरियल चेंज होना चाहिए भाई, क्योंकि क्या है यहाँ पर डेल्टा T इज इक्वल्स टू Q डिवाइडेड बाय दैट समथिंग इनटू m होना चाहिए, कि भाई कितना टेम्परेचर बढ़ेगा फॉर द सेम अमाउंट ऑफ हीट फॉर द सेम हीट कैपेसिटी है। एग्जैक्टली। तो यहाँ पर Yes, sir. कोई नंबर, जस्ट एक मिनट यार, यहाँ पर कोई एक नई चीज होनी चाहिए भाई, विच डिपेंड्स ऑन द मटेरियल, कि भाई अलग अलग मटेरियल में ये नंबर अलग अलग होगा। तो अगर मैं दो अमाउंट, मतलब दो अलग अलग मटेरियल लेता हूँ, लेट्स से मैं आयरन लेता हूँ वर्सेस मैं एल्यूमिनियम लेता हूँ, दोनों 1-1 किलो ले लिए मैंने, दोनों को बराबर हीट दे दी, हीट बराबर दी, मास बराबर ली, फिर भी दोनों का टेम्परेचर का राइज अलग अलग आ रहा है। इसका हो सकता है सिर्फ 1 डिग्री से बढ़े, इसका हो सकता है तब तक 2 डिग्री से बढ़ जाए, सेम अमाउंट ऑफ हीट से। मैंने हीट भी सेम दी, दोनों ऑब्जेक्ट्स की मास भी मैंने सेम ली है, बट क्योंकि मटेरियल अलग अलग था इस वजह से दोनों का टेम्परेचर राइज अलग अलग आया। तो यहाँ पर कोई एक नंबर होना चाहिए विच डिपेंड्स ऑन द मटेरियल। तो मैं यहाँ पर ले लेता हूँ, मैं कहीं पर भी ले सकता था, मैंने यहाँ पर ले लिया उसको। तो यहाँ पर ये जो ब्रैकेट है इसके अंदर जो चीज आती है उसको हम बोलते हैं एस, विच इज द स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ द मटेरियल। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ कि भाई दिस इज अ क्वांटिटी, this quantity is called specific heat capacity of a material सर वो सी which किस चीज के लिए होता है? क्या क्या सर सी भी लिखते ना बहुत जल्दी। mc डेल्टा टी तुम बोल रहे हो? हाँ सर। वो भी सेम ही यार, मतलब देखो इसी को तुम अलग नाम दे सकते हो वैसे तो चाहो तो, या फिर अगर मान लो तुम, डिपेंड करता है यहाँ पर यार। सर वो हीट कैपेसिटी से कंफ्यूज नहीं करने के लिए अपने ऐसे दिया। देखो यहाँ पर अभी क्या है मैं बताता हूँ, सुनो। कई बार क्या होता है, हमें मोलार हीट कैपेसिटी के बारे में बोला होता है कि भाई अच्छा पर ओके मोल सर। है ना, यहाँ पर हम मास वाली हीट कैपेसिटी के बारे में बात कर रहे हैं।
तुम्हें दोनों के बीच में डिफरेंस समझ में आ जाएगा, तुम्हें एस और सी के बीच में डिफरेंस समझ में आ जाएगा, तुम जिसको सी बोलते हो, तो वहां पर एन सी डेल्टा टी लिखते हैं, यहाँ पर एम एस डेल्टा टी लिख रहे हैं, एम एस डेल्टा टी वर्सेस एन सी डेल्टा टी। ये तो फॉर्मूले पढ़े थे, है ना? हाँ सर तो आया तुम दोनों को मिक्स कर रहे थे, तुम इस एन को एम बना रहे थे। ठीक है, सब लोग माइक्स म्यूट कर लो प्लीज। सर डेल्टा टी को हम लोग डेल्टा थीटा भी लिख सकते हैं। हाँ, डेल्टा टी को डेल्टा थीटा भी लिख सकते हैं, यू कैन ऑलवेज चेंज द सिंबल ऑफ टी टू थीटा, इट्स फाइन। अब यहाँ पर मैं लिख देता हूँ कि भाई दिस इज कॉल्ड, दिस क्वांटिटी इज कॉल्ड स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ अ मटेरियल एंड दैट्स इट। वॉल्यूम रोल नहीं प्ले करता क्या? सॉरी, वॉल्यूम यहाँ पर आ रहा है ना, इसके अंदर अपने आप काउंट हो रहा है वॉल्यूम। जितना ज्यादा मास लोगे उतना ज्यादा वॉल्यूम ले रहे हो तुम सब्सटेंस का, हाँ कि ना? हाँ सर। ओके सर एस का यूनिट्स क्या होता है? अगले पेज पे बताऊंगा, अगले पेज पे मैंने स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी के बारे में लिखा हुआ है, मतलब लिखेंगे। डन सर। कितने लोगों को यहाँ तक चीजें समझ में आ रही हैं भाई, एक बार हाथ उठा के बता दो। किसी को डाउट तो पूछ लो। अभी मैंने देखा है कि बहुत सारे लोग मैसेज कर रहे हैं कि सर ऑफलाइन खुल रहा है, हमारा तो इतना सारा बैकलॉग है, एंड उस बैकलॉग के अंदर उनका हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स भी है। भाई हीट एंड थर्मो तो अभी चालू है एमटी के बाद, इसमें क्यों बैकलॉग है? सर इसमें तो शायद बैकलॉग केमिस्ट्री का बोल रहे हैं। नहीं, फिजिक्स की बात कर रहे हैं लोग। तो भाई ये तो होना ही नहीं चाहिए यार। मैं तो इतना ज्यादा फास्ट जाता भी नहीं हूँ कि क्लास में कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, बोल रहे हैं भाई छोड़ो हम तो बाद में देखेंगे, लेक्चर को हम 0.5x पे करके देखेंगे। ऐसा उल्टा तुम्हें 1.25x पे करके देखने की जरूरत पड़ जाती होगी अगर कभी रिकॉर्डिंग देख भी रहे हो, मिस कर दिया हो तो। सर आप होमवर्क किधर देते हो? क्या क्या? सर थर्मो का होमवर्क नहीं दिया ना अब तक, तो बैकलॉग हाँ, कैसे अभी तक आएगा? थर्मो का होमवर्क दिया नहीं, थर्मो का अभी तक होमवर्क दिया नहीं, अभी भेजूंगा मैं लास्ट टाइम भूल गया। सर लास्ट क्लास में आपने 7 क्वेश्चंस दिए थे ना? अच्छा हाँ सही बात है। नहीं एचसी वर्मा के सर नहीं, मैंने कौन से डीसी क्वेश्चन? पांडे के दिए थे, डीसी पांडे के 7-8 सवाल दिए थे मैंने, जो कि पीडीएफ के अंदर ही थे। वो कर लिए तुम लोगों ने? हाँ सर कर लिए। हाँ ठीक है चलो। नहीं ये लिख लिया सब लोगों ने? सर आप आज मार्क करके दे देना कौन से कर। हाँ आज मैं और भी मार्क करके दे देता हूँ, डू नॉट वरी, मॉड्यूल से मार्क करके दे देता हूँ। ये कॉपी हो गया सबका? Yes, sir. ठीक है, अब मैं स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी के बारे में थोड़ा और डिटेल में बात करता हूँ। तो देखो हमने क्या देखा है, फॉर्मूला भी जस्ट खुद ही बनाया अभी, एम एस डेल्टा टी। तो यहां पर आप देखो, कहना है ऐसे एस इज इक्वल्स टू क्यू बाय एम डेल्टा टी, चलेगा? यस सर। अभी काम करो, यहां पे मास को 1 डाल दो, टेम्परेचर राइज को भी 1 डाल दो, तो एस इक्वल्स टू क्यू आ जाएगा, हाँ कि ना? यस सर। तो अगर मास यूनिट है, टेम्परेचर चेंज भी यूनिट है, तो एस इक्वल्स टू क्यू आ जाता है। तो कहना है इसे specific heat capacity is nothing but the amount of heat that is required to raise temperature by 1 unit for 1 unit mass, या फिर इसको ऐसे भी बोल सकते हो, heat given to या फिर ऐसे बोल दो, हाँ, heat given to unit mass to raise the temperature by unity, ऐसे बोल दो। ये ऊपर से लिख रहा हूं मैं, ये ऊपर से लिख रहा हूं। इतना समझ में आ रहा है सब लोगों को?
Yes, Sir, sir. that is always constant, sir. क्या क्या? Sir, specific heat capacity. देखो यार, अब क्या होता है कि हम वैसे तो उसको कांस्टेंट मान लेते हैं, ठीक है, कि भाई लेट्स से मेरे पास वाटर है कि भाई 0 to 100 डिग्री सेल्सियस में स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी को कांस्टेंट मान सकते हो। ऑल्दो देखो बहुत सारे ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं जिनमें छोटी मोटी टेम्परेचर रेंज तक चलो ठीक है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कांस्टेंट रहेगा, बट बड़ी रेंजेस में फिर वो चेंज होने लग जाता है। फॉर एग्जांपल तुम 200-300 डिग्री सेल्सियस की बात करोगे, उसमें एस शायद कांस्टेंट रहे। तुम 1000-2000 डिग्री सेल्सियस की बात करोगे तो इतनी बड़ी बड़ी रेंज में शायद बीच में 10 बार बदल जाएगा, या फिर हो सकता है लगातार बदल रहा हो। ऑफ कोर्स फॉलो Okay, कर रहे sir. हो? Yes, So, sir. स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, बोलो बोलो। सर हम यही फॉर्मूला मतलब हम लोग ने जो डिस्कस किया उसको कि S इज इक्वल टू Q बाय M डेल्टा T, उसमें उनके रिस्पेक्टिव यूनिट सब्स्टिट्यूट करके उसकी फॉर्मूला निकाल सकते हैं ना, जूल पर केजी पर केल्विन। तुम कह रहे हो उसकी यूनिट निकाल सकते हैं क्या, है ना? हाँ हाँ बिल्कुल, इसकी यूनिट देख लो क्या आएगी भाई। इसकी यूनिट क्या है? जूल, इसकी यूनिट क्या है? केजी, और उसकी इसकी ऐसा यूनिट क्या है? केल्विन, तो जूल पर केजी पर केल्विन। जूल पर केजी केल्विन। अभी बताओ, टेम्परेचर राइज में 1 केल्विन राइज और 1 डिग्री सेल्सियस राइज सेम होता है कि अलग अलग होता है? सेम। सेम होता है। तो यहाँ पर इस केल्विन की जगह डिग्री सेल्सियस लगा देता तो गलत हो जाता कि चलेगा? चलेगा। चलेगा। चलेगा, ठीक है। डेल्टा टी जहां पर होता है ना, डेल्टा टी क्या बोला था अभी? हम ये बोल रहा हूँ, देखो हम इसकी यूनिट निकालने की कोशिश कर रहे हैं कि भाई इसकी यूनिट क्या होगी। तो हमने देखा कि यार ऊपर है तुम्हारा एनर्जी जो कि होती है जूल, उसकी ऐसा यूनिट। मास जो होता है उसकी ऐसा यूनिट होती है किलोग्राम। टेम्परेचर की यूनिट होती है केल्विन। फिर मैंने क्या बोला कि यार देखो ये तो चेंज इन टेम्परेचर है, तो जब चेंज इन टेम्परेचर अपने को दिखता है तो 1 केल्विन का चेंज 1 डिग्री सेल्सियस के चेंज के बराबर ही होता है। तो यहाँ पर केल्विन की बजाय अगर मैं डिग्री सेल्सियस लिख भी दूं तो चल जाएगा, कोई गलती नहीं होगी, ठीक है। जहां जहां डेल्टा टी दिखता है ना, वहां वहां केल्विन की जगह डिग्री सेल्सियस लिख भी दो तो कोई गलती नहीं होती है। जहां पर एब्सोल्यूट टेम्परेचर दिखता है ना, जहां पर एब्सोल्यूट टेम्परेचर दिखता है वहां पर वो नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल पीवी इज इक्वल्स टू एनआरटी जब तुम इस्तेमाल करते हो, यहाँ पर डेल्टा टी है कि टी है प्रॉपर? यहाँ पर टेम्परेचर आता है कि चेंज इन टेम्परेचर आता है? क्या आता है यहाँ पे? Sir, temperature. टेम्परेचर। तो अब यहाँ पर मैं केल्विन में डालू वर्सेस डिग्री सेल्सियस में डालू, अलग अलग नंबर आ जाएंगे, हाँ कि ना? Yes, sir. यहाँ पे कौन सा डालना होता है, केल्विन वाला कि डिग्री सेल्सियस वाला, की बात Sir, एक ही है? Kelvin, sir. यहाँ पर Sir, केल्विन वाला actually- डालना होता है, ठीक है, यहाँ पर केल्विन वाला डालना होता है, अदरवाइज मिस्टेक हो जाती है। बट Sir, डेल्टा in टी की जब हम बात temperature- करते हैं, जस्ट एक मिनट, जब हम डेल्टा टी की बात करते हैं, टेम्परेचर चेंज की बात करते हैं, तो केल्विन डालो डिग्री सेल्सियस डालो कुछ फर्क नहीं पड़ता, बिकॉज दोनों सेम ही आएंगे। 10 केल्विन का इंक्रीज इन टेम्परेचर इज सेम एज 10 डिग्री सेल्सियस का इंक्रीज इन टेम्परेचर। तो जहां पर पूरा टेम्परेचर आ रहा है वहां पर केल्विन में ही डालते हैं हमेशा चीजें, जहां पर चेंज इन टेम्परेचर आ रहा है वहां पर डिग्री सेल्सियस में भी डाल दिया तो कोई गलती नहीं होगी, बिकॉज 10 केल्विन का इंक्रीज इन टेम्परेचर इज सेम एज 10 डिग्री सेल्सियस का इंक्रीज इन टेम्परेचर। अभी काम करता हूं, सुनो, जो भी चीजें मैंने अभी तक बोली हैं इनको मैं लिख देता हूं, लिखने के बाद फिर हम डाउट्स ले लेंगे, ठीक है, चलेगा? बोलो। Sir, Yes, sir. shouldn't Yes, sir. delta T be Yes, sir, like चलेगा। unitless, sir? नहीं, डेल्टा टी इज नॉट यूनिटलेस। फॉर एग्जांपल Sir, but it should be no, sir. Actually, in temperature and all, we are adding to get new units actually. But in length and all, we multiply and get new units. So in that, if we divide, actually the units will get cancelled. In this, if we subtract, then the unit should get cancelled, right? सुनो यार, डेल्टा टी हैज यूनिट्स, इट इज चेंज इन टेम्परेचर। कैसे, ये बताओ कि So, but एक चीज like एक चीज बताओ, सुनो सुनो सुनो, एक चीज बताओ, $4 माइनस $3, ये 1 होता है कि $1 होता है? $1. sir, that's $1, but like 4 डिग्री सेल्सियस माइनस 3 डिग्री सेल्सियस, ये
1 होगा कि 1 डिग्री सेल्सियस होगा? 1 degree Celsius. So, but like we can't say, right? Actually, its temperature is 1 degree Celsius. Its नहीं, नहीं, temperature see, has changed by 1 degree Celsius. एक बात बताओ, सुनो, So, sorry, we This can't is- say that. We can't say that it has lost 3 degree Celsius. Like that, we can't say. It has lost अरे some नहीं यार, heat सुनो only. सुनो सुनो, यहाँ पर ये बताओ, what is the meaning of delta T? It is the change in temperature, हाँ कि ना? Yes, बताओ। sir. तो ये बताओ, जब हम चेंज की बात करते हैं तो should I talk about units or not? For example, मेरा बैंक बैलेंस चेंज हो गया, सामने वाला पूछेगा कितने अमाउंट से, मैं बोलूंगा 2000 से, वो बोलेगा अबे यूनिट तो बता, 2000 रुपए, 2000 डॉलर, 2000 पाउंड। तो when we are talking about change of something, should we specify the units or not? Sir, like, Yes, but sir. sir, but in temperature is a special case, right? नहीं यार, Because ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा we कुछ are भी नहीं। we are adding 273 and getting a new scale of but temperature. what if तुम्हें- we were to calculate in Fahrenheit? फिर तो constant आएगा ना। Exactly, फ़ारेनहाइट में अगर कैलकुलेट करोगे चेंज इन टेम्परेचर अलग आ जाएगा। और वो सर तो वैसे केल्विन भी और ये सब डिस्कशन है ना यूएनडी का काम है सर। हाँ सर। एग्जैक्टली, हाँ ठीक है, सुनो मैं आगे बढ़ रहा हूँ यार, ये सब फाइनली द आउटकम इज डेल्टा टी इज नॉट यूनिटलेस, इट हैज अ यूनिट, ठीक है। टेम्परेचर के पास एक यूनिट होती है, चेंज इन टेम्परेचर के पास भी एक यूनिट होती है। अब मैं यहाँ पर डेफिनेशन लिख रहा हूँ स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी की, इट इज सिंपली द अमाउंट ऑफ हीट, द अमाउंट ऑफ हीट required to raise the temperature of unit mass by unit temperature. सही है? This is called specific heat capacity. तो यहां पर अब इसकी यूनिट्स के बारे में बात करें तो ऐसा यूनिट क्या आएगी? ऐसा यूनिट आएगी जूल पर किलोग्राम पर केल्विन और जूल किलोग्राम डिग्री सेल्सियस। सेम है, ऑल्दो ऐसा यूनिट ये है, बट सेम है दोनों, कुछ डिफरेंस नहीं है दोनों में। बट अनदर पॉपुलर यूनिट इज जूल पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस या फिर कैलोरीज पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस, ठीक है। ये भी काफी पॉपुलर यूनिट है। ग्राम को जी लिख देता हूं, चलेगा भी? बताओ। हेलो हेलो। Yes. हाँ सर। Yes. तो भाई 1 किलो ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस से बढ़ाने के लिए जो हीट देनी पड़ती है उसको स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी बोलते हैं। देखो, स्पेसिफिक का मतलब होता है पर यूनिट मास। स्पेसिफिक का मीनिंग बाय डिफॉल्ट पर यूनिट मास होता है, ठीक है। कभी भी स्पेसिफिक देखे तो इसका मतलब समझ जाना कि यार पर यूनिट मास की कुछ तो बात कर रहा है। सर हम लोग डिग्री फ़ारेनहाइट की बात क्यों नहीं करते? कर सकते हैं अगर चाहो तो, बट वहां पर कन्वर्जन लगता है, दैट्स द प्रॉब्लम। फॉर एग्जांपल, अगर तुम्हारे पास 1 डिग्री सेल्सियस का राइज है वो 1 केल्विन के राइज के बराबर आता है, बट अगर फ़ारेनहाइट में देखिए कुछ और आता है। फ़ारेनहाइट में ये 1 डिग्री सेल्सियस का राइज कुछ और नंबर
फ़ारेनहाइट आता है। मतलब 0 नहीं लिखा है मैंने, यहाँ पर एक वो लिखा है बेसिकली, कुछ तो आएगा यहाँ पर। अच्छा, कन्वर्जन्स कहीं और सिखाएंगे तुम लोगों को वैसे? हाँ सर, केमिस्ट्री में कराया था। ओके, डन सर। तो कौन सी कन्वर्जन? फ़ारेनहाइट से डिग्री सेल्सियस, डिग्री सेल्सियस से फ़ारेनहाइट। हाँ सर, हाँ सर। रैंडम यूनिट का भी कन्वर्जन था। चलो बढ़िया। यस सर, हो गया। ठीक है, अब एक सवाल पे आ जाऊं। हाँ सर। अच्छा भाई, तो एक काम करना, इसी के साथ एक छोटी सी चीज और लिख लेते हैं। एक इंफॉर्मेशन है बेसिकली, जो कि काफी काम आएगी तुम्हारे। एक मिनट यार। ये इंफॉर्मेशन कॉपी कर लो, ये जो नीचे लिखी है मैंने, ये वाली इंफॉर्मेशन कॉपी कर लो। सर वाटर का याद रखने का है। पानी का याद रखो, और बाकी सबका रिलेशन याद रखो, स्टीम और आइस का। और सर स्पेसिफिक हीट फिर दूसरे सब्सटेंस का दिया जाएगा क्वेश्चन में? दिया जाएगा, पानी का बस याद रखो, बाकी सबका दिया जाएगा। सर कैलोरी का 1 कैलोरी का डेफिनेशन वाटर से रिलेटेड है क्या? क्योंकि परफेक्ट वैल्यू आ रहा है तो। हो सकता है। Is the amount of energy required to raise 1 gram of water from 14.5 degrees Celsius to 15.5 degrees Celsius. That's 1 calorie. तो उसकी डेफिनेशन में पानी है। But उसके definition में why do we take the particular 14.5? Why not any other values? भाई जिसने भी पहले It डिफाइन किया होगा, varies. जिसने भी पहले डिफाइन किया होगा, उसने गलती से पानी उस टेम्परेचर पे ले लिया होगा, हो सकता है। या फिर देखो यार, अब ये सर डेफिनेशन ऐसा कुछ क्यों तो होती है? बोला गया था कि उधर सबसे ज्यादा प्रोमिनेंट था या ऐसा कुछ। ओके, आई एम नॉट श्योर। अब देखो यहाँ पर क्या होता है कि ये जो डेफिनेशंस हैं, मुझे तो अजीबोगरीब लगती हैं सारी की सारी। मुझे ऐसा लगता है कि भाई शायद इन्होंने पहले कभी कुछ वैल्यू दे दी किसी चीज को, फिर कुछ ऐसा ढूंढने की कोशिश करी जो टाइम के साथ बदले ना। फॉर एग्जांपल 1 सेकंड की डेफिनेशन क्या तुम्हें पता है? It is the amount of time required for no, sorry. So it's something to do with light speed. सर सीजियम So वो cesium atom का oscillation Exactly. ना? सीजियम एटम से रिलेटेड है। वो इतनी गंदी डेफिनेशन यार बाद में बनी होगी मेरे हिसाब से। 1 सेकंड पहले डिफाइन करते होगा भाई ये 1 सेकंड है, फिर सोचेगा यार हर किसी को बताना है, तो ऐसा कुछ डेफिनेशन बनाते हैं जिससे कि हर देश में सेम आए, हर टेम्परेचर पे सेम आए, वो चीज 100 साल के बाद भी सेम आए। इट शुड नॉट वेरी, तो वैसे कुछ डेफिनेशन बना देते हैं। और सर मीटर को भी वैसे ही डिफाइन किया ना, स्पीड ऑफ लाइट की मदद से। हाँ एग्जैक्टली, मीटर को भी इसलिए स्पीड ऑफ लाइट के हिसाब से डिफाइन किया। So a bit funny when Sir, we don't अगर know the one-way speed of light, we only know the two-way speed of light. वेरिटेशन वाला वीडियो। हाँ सर। Yes. सर अगर दो So, but बॉडीज है that is not there in the documentary, right? क्या क्या? एक यूट्यूब चैनल है उसका है वीडियो बता रहे थे। So, but yes, sir, even I have also heard about it, but there was no documentary about that, right? पता नहीं यार, डॉक्यूमेंट्री में इतना देखी। अच्छा सुनो, एक बात बताओ, ये तो वाला मेरे को एक डाउट है। बोलो बोलो।
सर अगर दो बॉडीज है जिसमें से एक का स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी बहुत ज्यादा और दूसरे का कम है, तो बेसिकली जिसका ज्यादा है वो मतलब बहुत ज्यादा हीट अब्सॉर्ब करेगा ना, सेम राइज इन टेम्परेचर दिखाने के लिए, यही Correct. होता है ना मतलब। करेक्ट। या फिर ऐसे बोल दो कि दो बॉडीज हैं, ठीक है, मान लो मास सेम है, सब कुछ सेम है, बस मटेरियल अलग अलग है। लेट्स से इसकी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी S है, इसकी 2S है। दोनों का टेम्परेचर तुम्हें बढ़ाना है डेल्टा टी से, तो कौन से केस में ज्यादा हीट लगेगी? इस केस में, ठीक है, सेकंड केस में। इस केस में डबल हीट लगेगी फॉर द सेम राइज इन टेम्परेचर, सिंपल। फॉलोड बाय एवरीवन। अगर सेम ड्रॉप इन टेम्परेचर होगा तो ज्यादा एनर्जी लूज कौन करता है? एग्जैक्टली। तो अगर मान लो यहाँ पर देखो, मतलब तुम्हारा जो सवाल है उसमें उसका जवाब ये है कि मान लो इसने 1 डिग्री सेल्सियस से टेम्परेचर लूज किया, इसने भी 1 डिग्री सेल्सियस से टेम्परेचर लूज किया, तो क्योंकि इसको दुगनी एनर्जी लगती है ये 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए, तो घटाने के लिए फिर दुगनी एनर्जी का लॉस लगता होगा, हाँ कि ना? कि हो सकता है इसने सिर्फ 100 जूल लॉस किया हो, इसने हो सकता है उतनी देर में 200 जूल का लॉस दिखा दिया। फॉलो? ओके सर। हाँ, कोई और डाउट किसी को? अब मेरे पास एक सवाल है। सर स्पेसिफिक हीट, बोलो बोलो। सर स्पेसिफिक हीट ऑफ स्टीम इज इक्वल टू स्पेसिफिक हीट ऑफ आइस, सर हाउ इज इट पॉसिबल? यार ये बस है, अब क्या बताएं यार, एक्सपेरिमेंटल वैल्यूज That नहीं is है तो। experimental data. हाँ, But sir, हमने like measure- specific heat of steam is like water to liquid phase to gaseous phase, and for ice it is solid to liquid, like that. करेक्ट। यहाँ पर बेसिकली गैस है पूरा, पानी यहाँ पर सॉलिड है। यहाँ पर भी 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए सेम अमाउंट ऑफ एनर्जी लग रही है, यहाँ पर भी 1 डिग्री सेल्सियस से बढ़ाने के लिए सेम अमाउंट ऑफ एनर्जी लग रही है। Oh, ठीक है, ये सवाल ट्राई करो। सवाल ये पूछ रहा है कि तुम्हारे पास 1 किलो पानी है, उस पानी का टेम्परेचर बढ़ाना है 20 डिग्री सेल्सियस से, तो कितनी हीट एनर्जी तुम्हें उस पानी को देनी पड़ेगी? ये सवाल है। सर इसमें आंसर आपने ऑलरेडी लिखा हुआ है। लेना। आंसर ऑलरेडी लिखा हुआ कहाँ पे? सर एज एन यूनिट केजी है ना, तो into 20। अच्छा वैसे, हाँ हाँ। So, but देखते हैं। 20 degrees Celsius, right? सर केजी तो तीनों जगह है ना, एक तो जूल्स वाले में, कैलोरी वाले में भी, और किलो कैलोरी में। नहीं देखो, यहाँ पर मैंने ग्राम लिखा है, यहाँ पर ग्राम लिखा हुआ है। हाँ सर फर्स्ट। चलो बता दो भाई, कितने लोगों का इसका आंसर आ गया? सर 1 सेकंड। सर आ गया। अगर इसका आंसर नहीं आया किसी का, तो भाई फिर तो मुझे पढ़ाना छोड़ देना चाहिए शायद। सर यूनिट डिफरेंट लिख सकते हैं ना? हीट की यूनिट कैलोरीज में होनी चाहिए या फिर जूल में होनी चाहिए, दोनों में से एक, या तो जूल या फिर कैलोरी। जिनका नहीं हो उनको मैं हेल्प कर देता हूं। Q इज इक्वल्स टू MS डेल्टा T, ये फॉर्मूला होता है। सोचो इस फॉर्मूले को कैसे इस्तेमाल करेंगे। बहुत ही ज्यादा सिंपल सवाल है। चैट बॉक्स में लिखा है सर आंसर। सर मैंने ओके 84,000 जूल, 84 किलो जूल, सेम चीज। हाँ ओके 20 कैलोरी 33 अच्छा नहीं, अलग है। It will be 20 kilocalorie. देखते हैं देखो, फाइनल आंसर सुनो, फाइनल आंसर शुड बी इन जूल या फिर कैलोरी। वो जो तुम लोग पर यूनिट मास, पर यूनिट डिग्री, हाँ सर, वो स्पेसिफिक हीट का दे रहे हैं। हाँ वो क्यों कर रहे हो?
फाइनली तुम्हें क्यू चाहिए, क्यू की वैल्यू जूल में आएगी, इट्स एनर्जी। तुम स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी की जो एनर्जी है वो मत लिखो। सर हो गया। हेलो। हाँ यार, सबने कर लिया यार, बस 30 ही हाथ उठे हैं। यस ये मेरे को बहुत सरप्राइजिंग लग रहा है कि ये सवाल सिर्फ 30 लोगों से हुआ। Strange, because it's a very easy question. सर 10th में था ये ICSE में। चलो 10th में ना भी हो तो 10th में था। 10th में ना भी हो तो भी यार देखो, अभी देखो डायरेक्ट फॉर्मूला से। पिछले सवा घंटे में मैंने सिर्फ 5 पेज पढ़ा है यार। उस 5 पेज में इतना सारा तो अपना डिस्कशन हुआ, मैंने सीधा फॉर्मूला लिख भी दिया, फॉर्मूला बता भी दिया इस सवाल में। उसके बावजूद अगर नहीं कर रहे हैं लोग तो यार फिर मुझे सोचना पड़ेगा, मतलब दिक्कत कहाँ हो रही है। मेरे कम्युनिकेशन स्किल क्या हाँ आंसर दे दो, ठीक है जो कुछ भी, बट जिसका हो गया हाथ तो उठा दो कम से कम। जिनका नहीं हो रहा वो पूछो यार, मतलब कहाँ दिक्कत आ रही है। बिकॉज इस सवाल हाँ मैं सॉल्व तो कर दूंगा यार, बट एज अ टीचर मेरे को फिर वैसा लगता है यार कि सर 60 स्टूडेंट्स हैव रेज्ड द आंसर। हाँ 60 लोग फिर भी वो भी कम है यार मेरे हिसाब से। तो क्या पता बाकी लोग ध्यान ही ना दे दें। सर ऑफलाइन ही होंगे लोग। अच्छा हाँ वो भी हो सकता है, सही बात है, कुछ लोग बस चालू करके। तो एक तरह से ऐसे सिंपल सवाल से मैं अटेंडेंस ले सकता हूँ एक तरह से। चलो नहीं है, सुनो तो यहाँ पर मैं फॉर्मूला लिख देता हूँ। Q इज इक्वल्स टू MS डेल्टा T होता है भाई, कि भाई कितना भारी सब्सटेंस लिया तुमने, उसका टेम्परेचर कितने से बढ़ाना है, उसकी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्या है, इन तीनों चीजों को मल्टीप्लाई करोगे तो मालूम पड़ेगा कितनी हीट देनी पड़ती है उसको ये सब करने के लिए, ये टेम्परेचर का राइज प्रोड्यूस करने के लिए। सो टू प्रोड्यूस अ राइज इन टेम्परेचर यू नीड टू सप्लाई हीट। जितना ज्यादा मास होगी, जितना ज्यादा स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी होगी, जितना ज्यादा राइज करवाना चाहते हो टेम्परेचर में, उतना ज्यादा हीट देनी पड़ती है। तो देखो Q इज इक्वल्स टू 1 किलोग्राम ऑफ वाटर इनटू स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्या पानी की 4200 जूल पर किलोग्राम पर डिग्री सेल्सियस। और हमें जो टेम्परेचर का राइज चाहिए दैट इज 20 डिग्री सेल्सियस का राइज। ठीक है, तो अब यहाँ पर डिग्री सेल्सियस कैंसिल हो जाएगा, केजी कैंसिल हो जाएगा, 42,000 आ जाएगा, इंटू 2 हो जाएगा, 84,000 आंसर आ जाएगा। 84,000 जूल आंसर आ जाएगा। फिर 84 किलो जूल लिख दो, इसको 84 किलो जूल लिख दो। या फिर अगर तुम चाहो तो इसको कैलोरीज में लिख सकते हो। कैसे? इस क्वांटिटी को 1000 कैलोरीज पर किलोग्राम पर डिग्री सेल्सियस लिखते हैं, 4200 की बजाय 1000 लिखते हैं। तो यहाँ पर क्या आ जाता, 20,000 आता, मतलब 20 किलो कैलोरी आता। तो यहाँ पर 20 किलो कैलोरीज आ जाता भाई। ये भी लिख सकते हैं आंसर। दिस इज द फाइनल आंसर। सबको समझ में आया भाई? और सर हम लोग 84,000 जूल से कन्वर्ट करेंगे तो भी सेम ही आंसर आएगा 20। हाँ वैसे भी कर सकते हो यार, हमें पता है कि यार अराउंड 4.2 जूल सर मेरे को अलग आंसर आ रहा है। ओके माइक म्यूट कर लो सब लोग। अगला सवाल दे दो सर। वी कैन यूज 4.2 जूल नो, या फिर 4.18। देखो 4.18 होता है टू बी एग्जैक्ट, बट उसको 4.2 लिख देते हैं कई बार। हम क्या करते हैं, 1 कैलोरी को एग्जैक्ट लिखना चाहते हो, वो भी सही है ना सर 4.2। हाँ या तो इसको 4.18 जूल लिख दो, या फिर इसको बोल दो यार ये 4.2 जूल लिख दो।
बात एक ही है। तो अगर मेरे पास ऐसा आ गया कि भाई आई हैव 84,000 जूल, तो ये देखो एक जूल को कितने कैलोरीज लिख सकते हैं। एक कैलोरी 4.2 जूल है, तो एक जूल 1/4.2 कैलोरीज है। तो एक जूल को 1/4.2 कैलोरीज लिख दो। यहां से तुम्हारा 20,000 कैलोरीज आ जाएगा, जो कि ये है। इस तरह का कन्वर्जन करोगे तो भी चलेगा। सबको क्लियर है क्या? यस सर। यस सर। यस सर। ठीक है, अगले पेज पे ये अगला सवाल है, ये भी ट्राई कर लो सब लोग। हो पा रहा है? हाँ सर, हो हाँ गया। सर, रुको ना एक सर। मिनट। पोटेंशियल एनर्जी कन्वर्ट हुई काइनेटिक एनर्जी में। यस सर। सो फिर टोटल उसके बाद पोटेंशियल का 25% विल बी द क्यू। हाँ, यस तो सर। बेसिकली क्या हो गया कि वो नीचे आई, पोटेंशियल एनर्जी कन्वर्ट हुई काइनेटिक एनर्जी में, ग्राउंड को स्ट्राइक किया, सब कुछ खत्म हो गया, काइनेटिक एनर्जी गायब। कहाँ गई? वो कन्वर्ट हुई हीट में। कितना हिस्सा बॉडी के पास रहा, कितना हिस्सा लूज हुआ, बताया हुआ है। तो बॉडी को हीट कितनी मिली वो देखो। जो उसकी काइनेटिक एनर्जी थी स्ट्राइक करने से पहले, उसका 75% हीट मिल गई। तो देखो उतनी हीट से कितना टेम्परेचर राइज आएगा, वो कैलकुलेट करना है अपने को। सर पहले हम लोगों को जूल्स फाइंड करना पड़ेगा ना, टोटल कितना एनर्जी था बॉल के अंदर। एग्जैक्टली, mgh।
सर ग्रेविटी 10 ले ले। 10 ले लो, यस। डन सर। सबका हो गया? सर 1 मिनट। Yes, sir, done. 1 मिनट देता हूँ। सर आप क्वेश्चन कहाँ से निकालते हो, कौन सी बुक से लेते हो? वही बता दो, फिर टेस्ट का पेपर भी दे दो तुम्हें। सीक्रेट रहेगा भाई, ये ट्रेड सर सीक्रेट कहाँ है, से लेते हो बोला ना। ट्रेड सीक्रेट। यार ऐसे ही बाकी कोचिंग्स के मटेरियल से उठाता हूँ, मतलब या तो पेस की मॉड्यूल से, या फिर और भी बहुत सारी कोचिंग इंस्टीट्यूट्स का मटेरियल है यार मेरे पास। Sir, or from the IIT's college that Sir, from Allen that का also भी you asked, right? क्या? Sir, Allen के स्पेशली। Sir, that IIT नहीं, that in that they'll recommend some books, right? From that also you ask questions, right? नहीं 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 भाई, उस लेवल की अगर किताबें उनके No, सवाल sir. In the पूछने first year, actually, some part of what we are learning will be there. No, sir. That will be a blend, right? हाँ, बट फिर भी बहुत ऊपर लेवल का होता है यार वो, मतलब इवन फर्स्ट ईयर में ना जो चीजें हम अभी पढ़ रहे हैं, ये तो मान लो तुम्हारे 200 लेक्चर अगर होंगे, 200 तो ज्यादा हो गए, 100 लेक्चर अगर होंगे किसी कोर्स में, तो 100 लेक्चर के पहले 2 लेक्चर में ये खत्म हो जाएगा पूरा जो भी तुम्हें पढ़ा रहे हैं, ठीक है? फिर मेन Okay. चीज चालू होती है। Okay. तो So मैंने it ये, is much higher. हाँ, उससे काफी अलग लेवल पे जाते हैं, ठीक है? मतलब डिफिकल्ट नहीं होता है, बट डिफरेंट होता है, थोड़ा नया होता है। एनीवेज देखो, तो यहाँ पर क्या बोला कि हमारे पास एक आयरन ब्लॉक है, जब ये यहाँ पर है जिसके पास पोटेंशियल एनर्जी है mgh, जो काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होगी mgh, इसको mg इंटू स्मॉल h लिख देता हूं। फिर हिट होने के बाद, एक मिनट रुको, जमीन को हिट करने के बाद ये रुक जाएगा, रेस्ट पे आ जाएगा, और 25% ऑफ द काइनेटिक एनर्जी एनवायरनमेंट में लॉस हो जाएगी, और इसके पास जो रह जाएगी, इसको जो हीट मिलेगी, दैट इज 75% ऑफ काइनेटिक एनर्जी। समझ में आ रहा है सबको? Yes. And sir, it's not gonna bounce back, right? हाँ, इट्स नॉट बाउंसिंग बैक, ठीक है? ये जमीन से टकरा के वही रुक गए। तो अभी देखो, जो इसको हीट मिली है, हीट gained by the block Q should be is equals to ms delta t। अब यहाँ पर Q की वैल्यू क्या है? 75%, मतलब 75 डिवाइडेड बाय 100 into mgh into 200 into mgh is equals to ms delta t। mm काट दो दोनों तरफ से, mm कट गया, तो डेल्टा टी की वैल्यू यहां से क्या आ जाती है? डेल्टा टी इज इक्वल्स टू 75 डिवाइडेड बाय 100 into g into h, g h divided by divided by s, जो कि 470 जूल पर किलोग्राम पर सेल्सियस है। तो यहाँ पर मेरे पास क्या रहेगा? ये दो जीरो कट जाएंगे, ये दोनों कट गए, 75 by 470 आ जाएगा, जो कि कितना होता है भाई बताओ? 0.15 सो यहाँ पर आ जाएगा नियरली 0.16 डिग्री सेल्सियस, या फिर 0.16 केल्विन, जो भी बोलना, बात एक ही है। इतने से टेम्परेचर बढ़ेगा इसका। सबको समझ में आया?
यस सर मैंने थोड़ा अलग किया था क्या किया बताओ? सर, इसमें ऐसा नहीं हुआ, मैंने डेल्टा टी नहीं लिखा था सर, मैंने टी लिखा था सर। ओके, फिर सर मैंने 200 लिखा था पोटेंशियल एनर्जी, है ना। एक बार पोटेंशियल एनर्जी 200 लिखा था और एक बार 150 लिखा था। फिर फिर सर उसको माइनस किया मैंने, मतलब ऐसे किया था मैंने। फाइनल आंसर सेम आएगा। नहीं सर। तो यार देखो, अभी यहाँ पर क्या है मैं बताता हूँ कि ये जो बॉडी है ना, इसके पास पहले से कुछ टेम्परेचर होगा इस बॉडी हाँ के सर, पास। मैंने वही फाइंड आउट किया सर। अरे नहीं नहीं नहीं, सुनो 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 सुनो, ये बताओ, तुम सोच रहे हो कि पोटेंशियल एनर्जी को तुम हीट से रिलेट कर रहे हो, वो गलत है यार, दैट इज रॉन्ग। ये बताओ, सेम ऑब्जेक्ट अगर कम हाइट पे होता तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी कम होती, तो इसका टेम्परेचर कम होना चाहिए था क्या? ऐसा कुछ है? नो सर। तो इसकी जो पोटेंशियल एनर्जी है वो इसकी हीट से क्यों रिलेटेड होगी? दैट इज नॉट रिलेटेड। हाँ कि ना? ओके। हाँ ओके। मैकेनिकल एनर्जी से कन्वर्जन अगर हो रहा है हीट एनर्जी में, वो अलग बात है, जैसे यहाँ पर कोलिजन के समय हो रहा है, ये एक मैकेनिकल एनर्जी है। काइनेटिक एनर्जी भी एक मैकेनिकल एनर्जी है। हीट एनर्जी एक अलग तरह की एनर्जी है, इनमें कन्वर्जन हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पर जब ये बॉडी ग्राउंड को स्ट्राइक करती है तो मैकेनिकल एनर्जी कन्वर्ट हो गई हीट एनर्जी में, बट दोनों बहुत डिफरेंट चीजें हैं, बोथ आर वेरी सर डिफरेंट। हाँ आपने बोलो। बेसिकली हाइट पे क्यू को mgh लिया है ना? क्यू को मैंने एमजीएच नहीं लिया, दैट वही तो मैं बोल रहा हूँ, क्यू इज नॉट इक्वल टू एमजीएच। ये गलती मत करना, ये मत बोल देना कि भाई इसकी जो पोटेंशियल एनर्जी दैट इज इक्वल टू इट्स हीट एनर्जी। नो, ये इसकी एक मैकेनिकल एनर्जी का पार्ट है। हीट एनर्जी अलग होती है, ये एक मैकेनिकल एनर्जी का हिस्सा है जो कि कन्वर्ट हुआ दूसरी तरह की मैकेनिकल एनर्जी में, पोटेंशियल से काइनेटिक में कन्वर्ट हुआ। तो जब कोलिजन हुआ तब इस काइनेटिक का कुछ हिस्सा हीट में कन्वर्ट हो गया, बॉडी को मिल गया। फिर वो जो हीट एनर्जी मिली इस बॉडी को, उसकी वजह से इसका टेम्परेचर बढ़ गया। फॉलो कर रहे हो? यस। यस। हाँ। तो यहाँ पर एब्सोल्यूट हीट एनर्जी की टर्म्स में बात मत करना कि भाई ये पोटेंशियल एनर्जी इसकी हीट एनर्जी के बराबर है, वो मत करना। चलो मैं आगे बढ़ जाऊं। हेलो। यस सर। यस सर। ठीक है, नेक्स्ट मैं बात करता हूँ मोलार हीट कैपेसिटी के बारे में। यार देखो, जैसे अभी अपने बात करी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी के बारे में, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी में हम क्या बोलते हैं यार, कितनी एनर्जी चाहिए। मोलर हीट कैपेसिटी पे एनसीपी डेल्टा टी ना। हाँ एग्जैक्टली। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी में हम क्या बोल रहे थे कि भाई कितनी हीट चाहिए 1 किलो का टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस से बढ़ाने के लिए, दैट इज स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। यार किसी भी सब्सटेंस का 1 डिग्री से टेम्परेचर बढ़ाना है फॉर अ यूनिट मास, तो उसके लिए कितने जूल एनर्जी चाहिए होती है, वो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी होती है उस ऑब्जेक्ट की। सेम तरह से मोलार हीट कैपेसिटी किस तरह से डिफाइंड है कि यार हमें कितनी एनर्जी चाहिए, कितने जूल एनर्जी चाहिए टू इंक्रीज टेम्परेचर बाय 1 डिग्री सेल्सियस फॉर 1 मोल ऑफ द सब्सटेंस। कि 1 मोल का 1 डिग्री से टेम्परेचर बढ़ाने के लिए कितनी एनर्जी चाहिए, उसको हम उस मटेरियल की मोलार हीट कैपेसिटी बोल देते हैं। फॉलो कर रहे हो? यस यस। तो यहां पर मैं लिख देता हूं द एनर्जी required to raise temperature of 1 mole by 1 degree Celsius or 1 Kelvin as numerically equal to the molar heat capacity. यूनिट अलग होती है, ऑफ कोर्स एनर्जी की यूनिट अलग है, मोलार हीट कैपेसिटी की यूनिट अलग है।
तो यहाँ पर देखो क्या होता है, हम बोलते हैं यार मोलार हीट कैपेसिटी इज इक्वल टू कितनी हीट लगी अपॉन कितने मोल्स का टेम्परेचर कितने से बढ़ाया, जूल्स, मोल्स एंड यहाँ पर केल्विन। तो अब यहां से क्या आ जाता है, यहां से फॉर्मूला आता है Q इज इक्वल टू एन सी डेल्टा टी, कि भाई जितने ज्यादा मोल्स लोगे उतना ज्यादा अमाउंट ऑफ सब्सटेंस ले, उतना ज्यादा हीट लगेगी। तो Q इज प्रोपोर्शनल टू N। इसके अंदर स्मॉल m अपने आप आ रहा है, इसके अंदर स्मॉल m अपने आप आ रहा है। देखो क्या होता है, हमने देखा था एम एस डेल्टा टी, एम को मोल्स में कन्वर्ट कर दो। कैसे? तुम बोले यार एक काम करो, मोलार मास से डिवाइड करो, गिवन मास को मोलार मास से डिवाइड करो और मल्टीप्लाई भी कर दो। स्मॉल m बाय कैपिटल M को नंबर ऑफ मोल्स लिख दो, तो मोलार मास इनटू स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, इसको नया नाम दे दिया C। फॉलो कर रहे हो? जल्दी बोलो। यस सर। तो यहां पर ये जो C है, ये एक तरह से स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी से ही रिलेटेड है। जिस मटेरियल का स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ज्यादा होगा उसका मोलार हीट कैपेसिटी भी ज्यादा होगा, ऑफ कोर्स। ऑल्दो देखो वहां पर डायरेक्ट रिलेशनशिप नहीं है, ऐसा नहीं कि C इज इक्वल टू S, C इज इक्वल टू कैपिटल M इंटू S, ऐसा कुछ हमारे पास आ रहा है। तो फॉर एग्जाम्पल किसी का मोलार मास ज्यादा है बट स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कम है, फिर भी उसकी मोलार हीट कैपेसिटी ज्यादा आ सकती है। ये ज्यादा हुआ और ये कम हुआ, मल्टीप्लीकेशन ज्यादा आ सकता है फिर भी किसी और के मुकाबले। तो जरूरी नहीं है कि किसी एक ऑब्जेक्ट का स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी दूसरे से कम हो। तो ये भी वैलिड रहेगा, दिस इज नॉट इंपॉर्टेंट, मतलब दिस इज नॉट नेसेसरी, दिस इज नॉट नेसेसरी। फॉलो कर रहे हो? यस ओके सर। सही भी हो सकता है, गलत भी हो सकता है। चलो एनीवेज, हम ऐसे तो बोल सकते हैं ना दैट m into s is equal to n into c। यस बिल्कुल, ms इज इक्वल टू n इंटू सी। ओके सर, थैंक यू। हाँ, अब देखो इसकी जो एसआई यूनिट है सी की, मोलार हीट कैपेसिटी की, वो क्या हो जाएगी, जूल पर मोल पर डिग्री सेल्सियस, या फिर पर डिग्री सॉरी पर केल्विन। जूल पर मोल पर डिग्री सेल्सियस। बट जो कॉमन यूनिट है वो क्या है, वो है जूल सॉरी कैलोरीज पर मोल पर डिग्री सेल्सियस। ये काफी कॉमन है, मतलब कुछ भी दिया जा सकता है अपने को। तो यहां पर मैं ऐसा बोल सकता हूँ यार, दिस इज इक्वल्स टू ms डेल्टा टी, which means nc is equals to m into s। ये बोला जा सकता है, बिल्कुल बोला जा सकता है। कॉपी कर लो जल्दी से। तो सर मोलार हीट कैपेसिटी इज इक्वल टू मोलार मास इनटू स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ना? यस सारे हो गए। सबने लिख लिया? यस सर। ठीक है भाई, अब इस पे बेस्ड एक क्वेश्चन अपने पास। एक मिनट,
अच्छा एक मिनट, हीट कैपेसिटी तो बताया ही नहीं मैंने, एक मिनट रुक जाओ, जस्ट एक मिनट रुक जाओ। हीट और थर्मल कैपेसिटी of a substance of a body. अब देखो, अब नेक्स्ट हम क्या बोलते हैं, ना हम पर किलोग्राम बात करेंगे, ना हम पर मोल बात करेंगे, हम सीधा ऐसा बोलेंगे भाई ये एक बॉडी है, इसका 1 डिग्री सेल्सियस से टेम्परेचर बढ़ाने के लिए कितनी एनर्जी देनी पड़ती है इसको, दैट इज कॉल्ड द हीट कैपेसिटी ऑफ दिस बॉडी। इस बॉडी को आधा तोड़ दोगे, आधा हिस्सा कंसिडर करोगे, तो उसकी हीट कैपेसिटी अलग होगी। फॉलो कर रहे हो? Yes, sir. Sir, how, sir? Only the mass varies, right? करेक्ट। तुम देखो, अब मैं यहाँ पर क्या बोल रहा हूँ, आई रिपीट। मान लो एक बॉडी है मेरे पास, हमने पहले पढ़ा स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, जिसका मतलब होता है 1 ग्राम का 1 डिग्री सेल्सियस से टेम्परेचर बढ़ाने के लिए कितनी एनर्जी लगती है, वो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है। अब इसका एक टुकड़ा कर दूं, मतलब 2 टुकड़े कर दूं, तो हर हिस्से का स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी सेम रहेगी कि अलग अलग होगी, ये बताओ। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी I guess same only, sir. सेम होएगी। सेम रहेगी, है ना, बिकॉज ये पर ग्राम के बारे में बात कर रहा है, ये पर ग्राम के बारे में बात कर रहा है, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। मोलार हीट कैपेसिटी में हम क्या करते थे, पर मोल के बारे में बात करते थे कि 1 मोल का 1 डिग्री सेल्सियस से टेम्परेचर बढ़ाने के लिए कितने जूल एनर्जी लगती है। तो ये बताओ, इसको तोड़ने से इसकी मोलार हीट कैपेसिटी बदल जाती होगी कि सेम रहती होगी? सेम रहेगी, सेम रहेगी, बिकॉज पर मोल बात कर रहे हैं, पर मोल बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर 1 मोल की जो भी मतलब 1 मोल उठाओ, उस 1 मोल का टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस से बढ़ाने के लिए जो एनर्जी चाहिए, यहाँ पर भी उस 1 मोल का टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस से बढ़ाने के लिए उतनी ही एनर्जी चाहिए। So only Q varies. हाँ, अब देखो, अब यहाँ पर क्या होता है, अगर मैं इस पूरी बॉडी की एक कैपेसिटी डिफाइन कर दूं, हीट कैपेसिटी, कि भाई ये जो बॉडी है, फॉर दिस बॉडी 1 डिग्री से टेम्परेचर बढ़ाने के लिए कितनी एनर्जी लगती है, उसको मैं इस बॉडी की हीट कैपेसिटी बोल देता हूं। तो ये बताओ, इस बॉडी के 2 टुकड़े किए जाएं, तो ये जो मैं बोल रहा हूं, इस बॉडी की हीट कैपेसिटी वो चेंज होगी कि नहीं होगी? मतलब यहाँ पर 2 अलग अलग टुकड़े होगी, इसकी हीट कैपेसिटी अलग होगी, इसकी हीट कैपेसिटी अलग होगी, बिकॉज ये अब मैं कंप्लीट बॉडी के बारे में बात कर रहा हूँ। नाइदर एम आई टॉकिंग अबाउट पर ग्राम, नाइदर एम आई टॉकिंग अबाउट पर मोल, आई एम टॉकिंग अबाउट द एंटायर बॉडी नाउ। बॉडी को काट के थोड़ा सा हिस्सा फेंक दो, तो जो बच गया वो छोटा हिस्सा है। अब इस हिस्से की टोटल हीट कैपेसिटी अलग होगी, थोड़ी सी कम होगी प्रोबेबली। समझ में आ रहा है सब लोगों को? Can you repeat that case? मैं यहाँ पर देखो, एक काम करता हूँ, मैं इसको लिख देता हूँ, लिखने से तुम्हें सब कुछ समझ में आ जाएगा। सो यहाँ पर फाइनली क्या है, टोटल हीट कैपेसिटी है ये। ऐसे बोलते हैं फिर कि भाई टोटल हीट जो देनी पड़ती है अपने को बॉडी को, एक डिग्री सेल्सियस उसका टेम्परेचर बढ़ाने के लिए उस हीट एनर्जी को थर्मल कैपेसिटी बोलते हैं। कि भाई एक बॉडी है, उसका 1 डिग्री से टेम्परेचर बढ़ाने के लिए कितनी हीट देनी पड़ती है, ये बताओ। सेम मटेरियल की एक बड़ी बॉडी होती तो इस बॉडी की हीट कैपेसिटी ज्यादा होती, कम होती कि सेम होती? Sir, different. ज्यादा। Sir, more actually. हाँ, जितना मतलब सेम मटेरियल है, इसका मटेरियल भी सेम है और इसका मटेरियल भी सेम है, जितना ज्यादा मॉलिक्यूल्स होंगे भाई उतना ज्यादा एनर्जी लगेगी। Mass, so mass is greater in the right. एग्जैक्टली। जितना ज्यादा अमाउंट लोगे इस ऑब्जेक्ट का, इस मटेरियल का, उतना ज्यादा हीट एनर्जी देनी पड़ेगी टू रेज द टेम्परेचर। बिकॉज क्या है, इस बड़ी बॉडी के अंदर
ऐसे बहुत सारे टुकड़े हैं, हर टुकड़े का टेम्परेचर डेल्टा टी से बढ़ाने के लिए क्यू लगता है। तो अगर लेट्स से इस बॉडी का मतलब ये छोटी बॉडी है, इससे 3 गुना साइज की बॉडी ली मैंने, तो उसकी हीट कैपेसिटी 3 गुना हो जाएगी कि भाई इसका टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस से बढ़ाने के लिए जितनी एनर्जी लगती है, इसका टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस से बढ़ाने के लिए उससे 3 गुना एनर्जी लगती है, 3 टाइम्स, बिकॉज इसके अंदर वैसी 3 बॉडीज फिट आ जाए भाई, और हर बॉडी का टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस से बढ़ाने के लिए तुम्हें क्यू अमाउंट ऑफ हीट देनी पड़ती है। समझ में आ रहा है सब लोगों को? यस सर। तो अब हम क्या बोलते थे कि भाई H जो है दैट इज सिंपली Q बाई डेल्टा टी, कि भाई हमने बॉडी को कितनी एनर्जी दी अपॉन कितने से उसका टेम्परेचर बढ़ गया। फॉर एग्जांपल मैंने 200 जूल एनर्जी दी, 4 डिग्री सेल्सियस से टेम्परेचर बढ़ गया, तो मुझे समझ में आ जाता है कि भाई 50 जूल देना पड़ता है फॉर एवरी 1 डिग्री सेल्सियस राइज इन टेम्परेचर। तो ये इस बॉडी की हीट कैपेसिटी है H। फॉलो कर रहे हो? यस सर। तो यहां पर मेरे पास क्या आ जाता है, Q इज इक्वल्स टू H इंटू डेल्टा टी लिख सकते हैं, which is actually also equals to ms delta t, which is also equals to nc delta t। तो यहां पर हमारे पास 3 फॉर्मूले आते हैं, ठीक है। यहां पर कैपिटल H क्या है, बॉडी की टोटल हीट कैपेसिटी, H इज बॉडी की टोटल हीट कैपेसिटी, S क्या है, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी मतलब पर यूनिट मास वाली हीट कैपेसिटी, C क्या है, मोलार हीट कैपेसिटी मतलब पर मोल वाली हीट कैपेसिटी। समझ में आ रहा है सबको? सर मेरे को वो पूछना था सर, हम लोग जो H लिखेंगे H इक्वल टू, तो सर उसमें डेल्टा टी कट हो जाएगा ना? हाँ, तो यहाँ पर हम ऐसा लिख सकते हैं कि भाई जो H है बॉडी की जो टोटल हीट कैपेसिटी है दैट इज इक्वल्स टू पर यूनिट मास जो हीट कैपेसिटी इनटू कितनी मास है, या फिर पर मोल कितनी, यार माइक म्यूट कर लो सब लोग प्लीज, पर मोल कितनी हीट कैपेसिटी इनटू कितने मोल्स है, इससे बॉडी की टोटल हीट कैपेसिटी आ जाती है। पर मोल कितनी हीट कैपेसिटी इनटू कितने मोल्स हैं, पर ग्राम कितने हीट कैपेसिटी इनटू कितने ग्राम ऑफ सब्सटेंस है। ऐसे करोगे तो तुम्हारे पास टोटल हीट कैपेसिटी ऑफ द बॉडी आ जाएगी। हाँ कि ना? समझ में आ रहा है? यस Sure, today that's all. हाँ, आज के लिए इतना ही है भाई, ठीक है। अब ये बता दो बस इसकी एसआई यूनिट क्या होगी, H की एसआई यूनिट? जूल पर केल्विन। सर केजी जूल पर केल्विन हो जाएगी भाई, जूल पर केल्विन या फिर जूल पर डिग्री सेल्सियस, या फिर और कोई यूनिट, कैलोरी। सर मास का क्या हुआ सर, मास का? कैलोरी पर केल्विन और कैलोरी पर डिग्री सेल्सियस। भाई ये देखो ना H का फॉर्मूला क्या है, ये देखो एनर्जी अपॉन टेम्परेचर, एनर्जी अपॉन टेम्परेचर, ठीक है। यस सर। ठीक है, चलेगा। ये बताओ, बस ये बता दो कि जितना ज्यादा सब्सटेंस लेंगे उतना ज्यादा हीट कैपेसिटी होगी, कि अमाउंट ऑफ सब्सटेंसेस के इंडिपेंडेंट है? बताओ। डिपेंडेंट डिपेंडेंट है। यहाँ पर मैं बस लिख देता हूँ कि टेकिंग मोर अमाउंट ऑफ, So because it's dependent on mass and moles, we can say that, right? exactly. So Okay. taking more amount of substance increases H। यार अब एक काम करना, अगली क्लास तक ये सब चीजें प्लीज रिवाइज करके आना, अदरवाइज आई कैन नॉट गारंटी कि आगे का समझ में आएगा कि नहीं आएगा, ठीक है। बिकॉज फिर हम फेस चेंजेस वगैरह के बारे में बात करते हैं, फिर हम बोलेंगे कि भाई 2 चीजों को मिक्स किया, अब किसका टेम्परेचर क्या हो जाएगा, वो सब चीजें तभी समझ में आएंगी जब इतना समझ में आता हो। सर एक सेकंड बैक करें ना। सर वो एक सम था ना जो आपने बोला था, क्या क्या? So एक वो 2 के Then sir. वो सम था ना एक सर जो आपने करने के लिए हाँ, ये बोला सब था। होमवर्क के लिए दे देता हूँ, चलेगा? हाँ ये सब होमवर्क में ले लेना, मैं पीडीएफ भेज देता हूँ तुम लोग को। चलो दैट्स इट फॉर टुडे यार, सॉरी फॉर एक्सटेंडिंग द क्लास बाय 5 minutes। चलो सी यू गाइस। So why can't calorie per Kelvin also be a unit? क्या क्या? हेलो हेलो
So why can't calorie per Kelvin also be a unit? इट कैन बी, वो बस एक रैंडम एग्जांपल लिया मैंने। यहाँ पर Okay. कैलोरी पर डिग्री सेल्सियस की जगह कैलोरी पर केल्विन भी लिख सकते हो। इट कैन बी। Okay, sir. Thank you. Sir, हाँ बोलो। sir, can specific heat capacity change with temperature? इट कैन यार, जैसा कि मैंने पहले बताया कि स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी छोटी मोटी टेम्परेचर रेंजेस में कांस्टेंट मान सकते हैं, बट बहुत बड़ी टेम्परेचर रेंजेस में वो बदल जाता है, टू बी ऑनेस्ट। ठीक है, तो कुछ सवाल हम ऐसे भी करेंगे जहां पर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एज अ फंक्शन ऑफ टेम्परेचर दिया गया हो कि भाई टेम्परेचर बदल रहा है तो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी भी साथ के साथ बदल रही है। वैसे वाले सवाल भी हम करके देखेंगे यहाँ पे। ठीक है, Okay, sir. Thank you. Yes, So you will thank send you, sir. so you will send HCV HW ना? हाँ मैं एक काम करता हूँ, मॉड्यूल से मार्क करके भेज देता हूँ, मॉड्यूल या फिर HCV मैं देख लेता हूँ, मैं डिसाइड करता हूँ। ठीक है, कोई पूछ रहा है IITN स्पेस में टीचर कैसे बनते हैं? यार फर्स्ट ऑफ ऑल तुम्हारे पास एक अच्छे कॉलेज से डिग्री होनी चाहिए, IIT NIT बिट्स कहीं से। फिर उसके बाद तुम्हें यू हैव टू गेट इन टच विद द मैनेजमेंट, either the director or someone else from the higher management कि भाई ओपनिंग्स है क्या। अगर ओपनिंग है देन दे कॉल यू फॉर अ टेस्ट। टेस्ट होता है, टेस्ट में अगर लेट्स से तुम्हारे 80-90% मार्क्स आ गए देन फिर एक डेमो होता है स्टूडेंट्स के साथ। डेमो में अगर बच्चों को पसंद आ गया देन दे हायर यू। तो ये प्रोसेस रहता है यूजुअली सभी कोचिंग्स में। कुछ और जेई कोचिंग्स होती है, एडवांस का टेस्ट होता है क्या? हाँ एडवांस लेवल टेस्ट होता है। वो तो डिपेंड करता है किस मतलब किस चीज के लिए हायर कर रहे हैं। मेडिकल के लिए हायर कर रहे हैं तो थोड़ा अलग लेवल होगा प्रोबेबली, एडवांस के लिए हायर कर रहे हैं तो अलग लेवल होगा। यूजुअली सबके लिए सेम ही टेस्ट होता है, अलग नहीं होता मोस्टली। चलो एनीवेज दैट्स इट फॉर टुडे, सी यू गाइस, बाय। थैंक यू सर, बाय। Bye, sir. Thank you. Thank you, sir. Bye, sir. And complex numbers. Yes, sir.